ग्लोबल बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती हुई टैरिफ वॉर को लेकर फिर एक बार कई कुछ कमेंट्स निकल कर आए हैं, स्पेशली कमोडिटी सेक्टर में। इसके अलावा ग्लोबल बाजार, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर कई सारे डेवलपमेंट्स, सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे अगले 2.5 घंटे में। एक कल के कई सारे दिग्गज मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको रणनीति बताएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ अगले 2.5 घंटे। नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारे साथ पावर ट्रेड। मैं हूं अशेषा अध्वर्यु। अभिषेक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डिम्पी भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स पर जहां पर आज आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। डाउ जोन्स में कल 500 अंकों की भारी गिरावट दिखी। कनाडा पर 25% टैरिफ का फैसला 50% टैरिफ का फैसला वापस लिया गया और अब 25% के टैरिफ्स लगाए जाएंगे कनाडा से स्टील और एल्यूमिनियम जो इंपोर्ट्स होते हैं उस पर। आज यानी 12 मार्च से ये टैरिफ्स लागू होंगे। लेकिन ग्लोबल बाजारों में कल कमजोरी, उसके बाद अमेरिकी फ्यूचर्स में आज सुबह हल्की सी तेजी निकल कर आई है। एशियाई बाजारों में आज सुबह मिला जुला कारोबार दिखा है। चीन के बाजार सपाट, लेकिन इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 22,550 के आसपास कारोबार करता हुआ करीब 8 से 10 अंकों की गिरावट आज यहां पर दिखी है, लेकिन सुस्त ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर काफी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। यूक्रेन युद्ध विराम के लिए तैयार हो चुका है और इसके अलावा गेंद अब रूस के पाले में है, ऐसा अमेरिका का मानना है। तो काफी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी निकल कर आए हैं। इसके अलावा भारती एयरटेल ने एक बड़ा करार स्पेस एक्स जो फास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ करार किया है। इस पर भी विस्तार में हमारे रिसर्च टीम के सहयोगी डिटेल्स लेकर आएंगे। लेकिन एक बड़ा करार जिसके चलते भारती एयरटेल पर भी आज एक्शन दिखेगा। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, लेकिन उसमें सबसे बड़ा ट्रिगर ग्लोबल बाजारों से जो डेवलपमेंट्स निकल कर आए हैं उस पर ही है। और अभिषेक, टैरिफ वॉर में तो एवरीडे हर रोज कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा है, लेकिन आज जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी एक पॉजिटिव खबर है। अमेरिकी बाजार कल तो लाल निशान में बंद हुए, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स में आज सुबह तेजी दिखी है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 22,500 के आसपास कारोबार करता हुआ। अच्छा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अब तो ताज्जुब भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब एक दिन पहले फैसला लेते हैं, फिर उसको पलट देते हैं। बयानबाजियां ऐसी चल रही हैं, समझ से परे है। वहाँ की इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, वहाँ के बाजार को भी नुकसान हो रहा है। मतलब लोगों ने क्या ख्वाब देखे होंगे और क्या उनको डिलीवर हो रहा है, ये बहुत ही सोचने वाली चीज़ है। बट देखिए, ये पहले ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इसकी चर्चा कर लेते हैं। एक पॉजिटिविटी बिल्ड होती हुई दिख रही है। यूक्रेन और अमेरिका के बीच सऊदी अरब में बैठक हुई है और उसमें से ये निकल के आया है कि यूक्रेन 30 दिनों के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। ऐसी खबरें हैं और रूस ने कहा है कि अब जो गेंद है वो रूस के पाले में है, अमेरिका ने कहा है। अमेरिका की तरफ से एक दूत जाएगा रूस और उसके बाद उनको ब्रीफ करेगा। और रूस ने कहा है कि अमेरिका से ब्रीफिंग मिलने के बाद ही अपना कोई वो स्टेटमेंट देंगे कि उनका स्टांस क्या होता है। अमेरिका भी डेस्परेटली चाह रहा है कि वहां पर युद्ध विराम हो। जो मिनरल्स को लेकर जो डील होनी थी यूक्रेन के साथ वो नहीं हो पाई थी, तो वो मिनरल्स वाली डील पर नजर है अमेरिका की और इसलिए चाहता है कि 3 साल से जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाए। और युद्ध खत्म होता है, देखिए सबके हित में होता है। सप्लाई चेन की डिस्टर्बेंस जो होती है वो खत्म हो जाती है। रूस एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर भी है, वो उस फ्रंट पर भी थोड़ी सी आपके लिए पॉजिटिविटी बिल्ड हो जाएगी। और वैसे भी युद्ध किसी के हित में होता नहीं है, तो अच्छा है 3 साल से चीज़ें चल रही हैं, खत्म हो जाए। लेकिन टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक यू टर्न लिया है। कल उनका स्टेटमेंट आया था कि कनाडा पर वो 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। देखिए 25% का उन्होंने पहले ऐलान किया हुआ था और 25% फिर से कहा, तो कुल मिला के 50% होने की बात हो रही थी स्टील पर और एल्यूमिनियम पर जो कि कनाडा से आता है। लेकिन फिर से स्टेटमेंट आ गया है कि नहीं, वो 25% को नहीं लगाएंगे, 25% ही रहेगा एक्चुअल, जो कि आज से लगने जा रहा है। और ये हुआ उससे है, दरअसल कनाडा ने क्या किया था कि वो जो अमेरिका को बिजली की सप्लाई करते हैं उन्होंने 25% सरचार्ज लगाने का पहले फैसला लिया था और अमेरिका ने रिटेलिएट करते हुए ये टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था, एडिशनल 25%। अब कनाडा ने उस 25% सरचार्ज को वापस लिया तो अमेरिका भी पीछे हट गया। तो ये थोड़ी सी तनातनी थी, वो थोड़ी खत्म होती नजर आ रही है। एक थोड़ा सा पॉजिटिव आप कह सकते हैं। लेकिन अब
डोनाल्ड ट्रंप कल को क्या करेंगे, आज शाम क्या करेंगे, पता नहीं। तो ये अनिश्चितताएं ना अभी चलेंगी जब तक ये पूरी तरह से मामला सेटल नहीं होता है टैरिफ वाला। अमेरिकी बाजारों में इसी अनिश्चितता के चलते कल हमने देखा कि काफी ज्यादा वोलेटाइल सेशन रहा। नेस्डेक कितना नीचे बंद हुआ है, 32 अंक, लेकिन रेंज क्या रही है, करीब करीब 450 अंकों की नेस्डेक की रेंज रही है। डाउ की बात करें, रेंज 750 अंकों की रेंज रही है। डाउ जोन्स बंद हुआ है करीब करीब 450 पॉइंट, हालांकि लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी रही है, लेकिन डाउ फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो वहां से थोड़ी सी आपको पॉजिटिविटी के ही संकेत मिलेंगे। डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर में आज हम देख रहे हैं कि बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। एशिया की बात कर लें तो एशिया में थोड़ा सा मिला जुला कारोबार है। आप देखेंगे चाइना के बाजार में थोड़ी सी गिरावट है, इसके अलावा हांगकांग के बाजार भी सपाट ही कारोबार कर रहे हैं। निकेई में, कोरिया में हल्की सी तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन आज फरवरी सीपीआई के आंकड़ों पर अमेरिका में नजर रहने वाली है और कल प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे। कंज्यूमर सेंटिमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े आएंगे परसों। तो बैक टू बैक वहां पर कई सारे ये आंकड़े आने हैं और उस पर यूएस फेड की नजर रहेगी। अमेरिका में मंदी की चिंता जताई जा रही है, देखते हैं कि उसके बाद इन आंकड़ों के बाद यूएस फेड का स्टांस क्या होता है। बट ओवरऑल हम कहेंगे कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपको दिखेगी ग्लोबल फ्रंट पर। कल के अमेरिका में जो गिरावट है उसको छोड़ दीजिए, आप डाउ फ्यूचर को देखिए, युद्ध खत्म करने को लेकर जो कोशिश हो रही है उसको देखिए, और टैरिफ को जो रोल बैक किया है अमेरिका ने 25% का, ये पॉजिटिव चीज है। और इसी के चलते आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी कल अच्छी हमने रिकवरी वैसे देखी है बाजार में। आज सिर्फ 7 अंकों की हल्की सी मामूली गिरावट, सपाट कहेंगे, उस पर कारोबार होने की उम्मीद है। 22,550 के ऊपर बाजार आपको खुलते हुए दिख सकते हैं, ऐसा इंडिकेशंस मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। लेकिन एक बार एफआईएस के डीआईएस के आंकड़े को समझ लेते हैं, उसके बाद हम निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक करके सारे आंकड़ों को आपके सामने रखेंगे और अपने एक्सपर्ट से भी उनका व्यू लेंगे कि वो क्या मानते हैं बाजार के बारे में और उनसे ट्रेड भी समझेंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। एफआईआईज मतलब परसों देखिए 480 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई, लगा कि शायद थोड़ी सी रिवर्सल हो रहा है। कल फिर से, हालांकि क्वांटम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर से बिकवाली का ही आंकड़ा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, एफआईएस की होल्डिंग एक दिन में नहीं बदलेगी और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और उसके लिए थोड़ा सा हमको और वेट और मेहनत दोनों करनी पड़ेंगी। एक्चुअली में क्या है कि यूएस मार्केट्स के अंदर जो हो रहा है अब वो नोटिस होगा। इससे पहले तक हमारी मार्केट्स में उन्होंने पैसा निकाला, अब यूएस मार्केट्स में पिछले, अब अगर आप अक्टूबर से समझें, जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। इस 6 महीने के अंदर अब वहाँ से जो भी पैसा बना, 6 महीने में बाय द वे यूएस मार्केट्स गिरा नहीं था, बैक टू बैक चला था और इसी उम्मीद के साथ चला था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और रेगुलेशंस वगैरह में काफ़ी ईजीनेस करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे। कल अगर आप अरविंद सेंगर को गौर से सुन रहे होंगे तो अरविंद सेंगर कल यही बात बोल के गए थे, बोले हम उम्मीद ये कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, ईजीनेस ऑफ अ बिजनेस हो जाएगी, व्यापार बढ़ेगा, चाइना के साथ जो तलखी है वो थोड़े अलग तरीके से सेटल आउट होगी और भी कई देशों के साथ। लेकिन उन्होंने आके जस्ट रिवर्स ऑफ द बिज़नेस किया कि बिज़नेस के अंदर कुछ टफ स्टांस लिए। अमेरिका फर्स्ट होने के नाते उन्होंने जो फैसले लिए उसमें से बिज़नेस की बहुत हद तक पहल नहीं दिखी है, वो रेगुलेशंस की पहल ज़्यादा दिखी बजाय बिज़नेस की पहल के। तो ये चीज़ यूएस मार्केट्स को भी डिस्टर्ब कर रही है। अब धीरे धीरे देखेंगे वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। और एक और चीज़, यूएस मार्केट्स ज़्यादा फ्रजाइल, ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन मार्केट्स, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में ना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा है। आपका देश क्या एफएमसीजी के लिए जाना जाता है, क्या आपका देश ऑटो के लिए जाना जाता है, आपका देश आईटी के लिए जाना जाता है, आपका देश फार्मास्यूटिकल्स के लिए जाना जाता है, ये सारे सेक्टर्स के नाम आप बता सकते हैं और इसमें काफ़ी बड़ी तादाद है। जैसे आईटी में भी हम हैं, हम फार्मास्यूटिकल्स में भी हैं, हम एफएमसीजी में भी डोमेस्टिक होने के नाते सबसे बड़े हो गए और ऑटो में तो हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक हैं। तो आपके पास कई सारे फिगर्स हैं, कई सारे सेगमेंट्स हैं। बट अगर आप दूसरे देशों की इकॉनमी में चले जाएंगे ना, वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता ये 10 सेक्टर के अंदर बड़े हैं, तो वहाँ पे सबका लिमिटेड स्टांस है। बट इंडिया डाइवर्सिफाइड है सेक्टर्स के हिसाब से, तो इंडिया के अंदर वापस आना उनकी शायद मजबूरी हो जाएगी। मैंने पिछली बार भी आपसे बात बोली थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यूएस के अंदर जितनी भी गिरावट आएगी वो इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, बट डायरेक्टली आपको लॉस हो सकता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब बैलेंस शीट और एफआईज हैं। डायरेक्ट बैलेंस शीट है जिनका भी व्यापार यूएस के साथ कनेक्टेड है, अगर यूएस के अंदर स्लो डाउन, मंदी या कुछ भी XYZ होता है तो आपकी बैलेंस शीट्स पे असर आएगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे असर आएगा और वो आपकी बैलेंस शीट्स पे दिखेगा। लेकिन
वैसे ही जैसे यूएस जैसे इंडिया से लोग गए ज़्यादा वैल्यूशंस के नाते, हो सकता है वो वही पैसा यूएस से मूव करके वापस इंडिया, चाइना या किसी और बाज़ार में भी चला आए। तो एक तरफ आपके पास एफआईज का कॉलम है और दूसरी तरफ आपके पास बैलेंस शीट्स का कॉलम है, और यूएस मार्केट्स की जो भी तेज़ी मंदी होगी वो काफ़ी हद तक इन दोनों कॉलम्स को हिट करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि एफआईज को अब आना चाहिए, धीरे धीरे करके उनका क्वांटम बढ़ेगा। आज मैं आपके सामने मार्च 12 तारीख को ये बात बोल रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि 12 अप्रैल, 12 जून, 12 मई तक आप देखेंगे कि बढ़िया एफआईज की होल्डिंग इंडिया में हो सकती है और बाज़ार एक ठीक मूड में आ सकता है। ये कंडीशन अप्लाइड के साथ है कि आपके पास एफआईज होल्डिंग बढ़ेगी तो बैलेंस शीट में बहुत नुकसान कम से कम यूएस बेस के नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी 18% की होल्डिंग्स पे एफआई टिके हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग करीब करीब 68% है और डीआईएस की होल्डिंग करीब 70% है। इस समय पूरे ही मार्केट में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो डीआईज है, जो होल्डिंग्स यानी कि लॉन्ग होल्डिंग्स लेके बैठा है। आपको वेट करनी चाहिए, थोड़े दिन और थोड़ा सब्र रखिए, धीरे धीरे करके बाज़ार शायद सुधरेगा और इसमें एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार आपके सामने बोल चुका हूँ कि एफआईज जब तक मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से नहीं आएंगे, कम से कम 49% तक लॉन्ग नहीं बनाएंगे, तब तक बाज़ार के अंदर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग और एक बड़ी रैली आप नहीं देखेंगे। कोई ना कोई कारण बनता रहेगा, चाहे कभी इंडसन आए या कभी कोई ना कोई कुछ ना कुछ आए, ये सब कारण आते रहेंगे। ठीक है, चलिए निफ्टी कल बहुत शानदार रिकवरी, लोअर लेवल से करीब करीब 200 अंकों की रिकवरी हमने निफ्टी में देखी और पॉजिटिव क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। आज डिम्पी महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं यहाँ पर और काफ़ी टाइम के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि 4% के नीचे की रीडिंग आएगी। देखिए कुछ कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मतलब जीडीपी के अच्छे आंकड़े आए हैं, ये महंगाई थोड़ी नीचे आ जाए, शायद जो आप कह रहे हैं कि एफआईज की वापसी अब मतलब यहाँ से होने की पूरी उम्मीद दिख रही है। आज के सत्र में कल तो थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब कर दिया था इंडसइंड बैंक ने, अदरवाइज ये क्लोजिंग और बेहतर होती। आज क्या सलाह देंगे आप? देखिए कल और आज में अगर आप मार्केट के हिसाब से देखेंगे, उससे पहले के भी ट्रेड में, तो एक चीज़ अच्छी हो रही है कि बाज़ार फाइटिंग स्पिरिट्स में है। अगर वो फाइट नहीं करता तो कल सरेंडर करने का सबसे आसान दिन था उसके पास, कि ग्लोबल मार्केट्स वीक है, ऊपर से इंडसइंड बैंक जैसा वीक प्लेयर है, तो उसको तो बहुत आसानी से था सरेंडर कर सकता था वो। लेकिन कल मार्केट्स ने फाइट किया, इंडसन की कमज़ोरी को सिर्फ इंडसन तक रख दिया और उसके बाद वो पुल बैक करने के मूड में आया। निफ्टी का आप कल का इंट्राडे चार्ट देख पा रहे हैं, बताने के लिए सफिशिएंट है कि किसी भी मौके पर बाज़ार ने रिवर्सल नहीं दिखाया, यानी जो लेवल्स पाता गया वो धीरे धीरे खींच के ऊपर लेके आता गया और करीब करीब 22,500 के आसपास ही उसने क्लोजिंग की है, जिस लेवल को अपना वो बेस कैंप बनाना चाहता है। पिछले 3 दिन से आप 22,500 के आसपास ही हो, एक दिन को छोड़ दिया जाए जो परसों का सेशन था। तो मार्केट की ये चीज़ अच्छी है कि मार्केट के पास अब सपोर्ट के नाम पर 3 सपोर्ट हैं। पहला 22,500, दूसरा 22,300, तीसरा 22,000। तो सपोर्ट आपके टेस्ट नहीं हो रहे। कल भी आप देखोगे तो 22,200-300 के रेंज को क्या ब्यूटीफुल तरीके से निफ्टी ने बचाया। ठीक, तो ये पॉइंट तो बताता है फाइटिंग स्पिरिट्स। क्या बॉटम बन गया है सर? बॉटम नहीं बना है। ये क्यों इसलिए नहीं बना? क्योंकि आपने कुछ लेवल्स को भी अचीव नहीं किया। कौन से लेवल्स हैं जिसको अचीव करना बाकी है? वह है 22,800। मैं आपको कई बार 22,800 की इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ। 22,800 पार होते ही बाजार एक नई ऊर्जा, नए प्ले के साथ काम करेगा। ट्रस्ट मी, आप मान लीजिएगा, आप देखिएगा अभी 22,800 पार होते ही आप एक नई ऊर्जा के दौर में घुस जाएंगे। लेकिन इससे पहले तक थोड़ा, क्योंकि टेरिटरी आपकी वीक टेरिटरी है, तो इसी में आप प्ले करेंगे। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? पहला सपोर्ट, क्योंकि 22,500 के आसपास खड़े हैं तो 22,300 और 22,000 आपका सपोर्ट हो गया। ऊपर आएंगे तो 22,700 से ही कॉल राइटिंग बहुत ज़ोरदार है। आई रिपीट, 22,700 से ही कॉल राइटिंग बहुत ज़ोरदार है। आज का सेशन एक बाकी है ट्रेड करने के लिए, है ना, और एक कल का सेशन बाकी है ट्रेड करने के लिए। तो इन 2 सेशंस के अंदर मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 22,700 तक आप पुल बैक दिखाएंगे। 22,700 और मोस्ट प्रॉब्ली 22,800 तक हिट कर जाएंगे। इससे ज़्यादा के चांसेस नहीं लगते इस हफ्ते में कि 22,800 हम ब्रेक कर देंगे। तो अपने माइंड को आप वैसे ट्यून करना चाहे तो ट्यून कर सकते हैं कि मैं 22,300 से 22,800 के बीच की रेंज में रहूँगा। डिप मिलेगा तो प्लस करूँगा, ऊपर जाएगा तो मेरे जो इंट्राडे स्विंग्स में ले रहा हूँ या मैं 4-5 दिन के स्विंग्स ले रहा हूँ, इसमें से भी थोड़ा सा पैसा बना के बाहर भी निकलूँगा। एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा समय देना होगा।
छोटा पैसा बनाना है यानी कि स्विंग ट्रेड करना है तो आपका बेस बन चुका है, आप धीरे धीरे करके तो स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। बट बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़ी वेट करनी पड़ेगी और थोड़े और हिचकोले और टर्बुलेंस आएगी, उसको झेलना पड़ेगा। ऑप्शंस वाले थोड़ा कम ट्रेड करें आजकल मार्केट्स के अंदर, क्योंकि मार्केट्स में वो रिदम नहीं है जो ऑप्शंस वालों को पैसा दे पाएगी, तो इसलिए ऑप्शंस वालों को मना है। बट फ्यूचर्स वालों के लिए बिल्कुल हाँ है, और स्टॉक्स वालों के लिए तो डबल हाँ है। अगर वो करना चाहे तो चर्निंग का बेनिफिट ज़रूर उठाएं। कल इंडसइंड बैंक को छोड़ के आप देखोगे कई बैंक्स और कई शेयर ऐसे हैं जिनमें 8% तक की भी बढ़त आई है। टाटा कम्युनिकेशन उसमें से एक शेयर है। तो ऐसी चीज़ों का सिलेक्शन कीजिए, काम बनता जाएगा। तो ये नजरिया निफ्टी पर, जहां पर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक और इनफैक्ट ग्लोबल क्यूज कल सुबह काफी कमजोर थे, उसके बावजूद अच्छी खासी स्ट्रेंथ निफ्टी पर दिखी। लेकिन वही इंडसइंड बैंक में कमजोरी के चलते निफ्टी बैंक कल लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। कई सारे इंडिविजुअल बैंक्स जहां पर कमजोरी दिखी, निफ्टी बैंक 350 अंकों की गिरावट के साथ 47,850 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ। डिम्पी, निफ्टी बैंक पर क्या राय होगी? इंडसइंड बैंक में कमजोरी तो थी ही, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड सभी कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी दिखी। बिल्कुल, जो आप 362 पॉइंट इस समय देख पा रहे हैं ना शीशा, इसके अंदर अगर मैं इंडसइंड के जोड़ दूं लेवल्स तो करीब 340 पॉइंट, इसमें से 362 में से 340 पॉइंट सिर्फ इंडसइंड के हैं, सिर्फ इंडसइंड बैंक के हैं। डेट मीन्स कल बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट हुई है वो हाइपोथेटिकल सिर्फ 100 पॉइंट की हुई है, सिर्फ 100, और वो भी कन्विक्शन से हुई है। अगर इंडसइंड भी ऊपर आ जाता है, इंडसइंड का लॉस नहीं होता, तो एथिकली कल आप बैंक निफ्टी में भी नहीं गिरे, बट वो दिख रहा है, सो वही मानना पड़ेगा कि इंडसइंड की बैंक की एडजस्टमेंट हुई है। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि बैंक निफ्टी इस समय कहाँ है, बैंक निफ्टी तो आ ही जाएगा ऊपर, क्योंकि इंडसइंड को भी एडजस्ट कर रहा है वो। लेकिन इंडसइंड बैंक और कितना टूटेगा? पिछली बार का जो फॉल था वो 77% तक चला गया था, इस बार का फॉल है वो 57% तक गया है। 52 वीक हाई का चार्ट दिखाओ, उसमें आपको देखोगे 57% इंडसइंड बैंक लिखा है। क्या इंडसइंड बैंक 20% और टूट सकता है? ये क्वेश्चन है मेरे लिए। अगर ये 20% और टूटने जा रहा है तो फिर मेरे को थोड़ा भी बैंक निफ्टी के अंदर अभी उतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं आएगा। अगर ये 20% टूटने नहीं जा रहा है तो और किसी बैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके स्ट्रक्चरली मजबूत बैंक शेयर्स हैं। खासकर 4 बैंक चाहिए होते हैं, कोटक चाहिए आपको, HDFC चाहिए, ICICI बैंक चाहिए और एक इंडसइंड चाहिए था, तो इंडसइंड को मैं छोड़ देता हूँ, इंक्लूडिंग एक सरकारी बैंक SBI चाहिए होता है, ठीक है। तो इंडसइंड को हम छोड़ देते हैं। तो चारों बैंक जिसके मैंने अभी और नाम लिए, इनमें कोई भी स्ट्रक्चरली डैमेज वाला शेयर नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई बनती है। एक और बात, जब भी FIs का पैसा आएगा तो पार्किंग कहाँ पे करेगा? पार्किंग करेगा IT में और बैंक्स में, सबसे पहले वहीं पार्क होगा, उसके बाद धीरे धीरे होगा। ट्रेडिशनली यही देखा गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर FIs नहीं भी आए, थोड़ा डिले से इम्पैक्ट से भी आए, 20 दिन बाद आए, 1 महीने बाद आए, बट आज की डेट में बैंक अपने आप को बचाने के लिए सफिशिएंट है। तो इसलिए बैंक निफ्टी का साथ मत छोड़ना। ये इंडसइंड की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो कल बैंक निफ्टी भी आपको पैसे बना के देता, जैसे भी देता बना के देता। तो बैंक निफ्टी का साथ मत छोड़ो, थोड़े लेवल्स को बचा के देखो अपने आप में। 48,000 वापस रीगेन होते ही शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और बैंक निफ्टी अपने इंडसइंड बैंक वाले डैमेज को भूल भी जाएगा। ऑप्शंस ट्रेडर्स को अभी रिग्रेसली काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा मार्केट के अंदर देखो, कल ऑप्शंस वाले दिन भर वेट करते रहे कि बैंक निफ्टी ऊपर आ जाए, और इंडसइंड का लास्ट मोमेंट तक टूटता रहा और बैंक निफ्टी ऊपर नहीं आ पाया, जबकि निफ्टी कितना बढ़िया बंद हुआ, डेज हाई पे बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी को बड़ी मुश्किल हुई है। तो ये डाइवर्जेंस है, ये आज तो फिर से कैरी हो सकता है अगर इंडसइंड और टूटा। मेरा अपना कैलकुलेशन ये कहता है कि इंडसइंड बैंक अभी और टूटेगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इंडसइंड बैंक के अंदर, और ना ही अभी बैंक निफ्टी के अंदर। सिर्फ सौदों को संभालो। आई रिपीट माई सेल्फ, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, एंड बाय राइट एंड सिट टाइट, एंड नो एक्यूमुलेशन राइट नाउ। अभी आपको कोई एक्यूमुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो ले रखा है अब बस उसको संभालो। अब बाजार के अंदर खरीदने का दौर खत्म हो चुका है, अब तो चलने का दौर आएगा। वो कब आएगा, किस रूप में आएगा, कितनी तेजी से आएगा, वो थोड़ा बहुत मेरे को और आपको, हम सिर्फ कैलकुलेशंस तो कर सकते हैं, वो भविष्य के गर्भ में है। अब मेहमानों को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले मैं 2 पॉइंट आपके सामने और रखूँगा। वो है इंडसइंड बैंक और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़। दोनों का एक बार ज़रा चार्ट दिखाइएगा, और फिर हम अपने सहयोगियों को भी जोड़ लेंगे ताकि खबरों वाले शेयर्स और साथ ही जो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स है वो भी आपके सामने रख पाएँ।
रिलायंस इंडस्ट्रीज कल डेज हाई पे बंद हुआ है, ये मैं किसी वजह से आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे बड़े प्लेयर्स की आपको सख्त ज़रूरत है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे प्लेयर्स की। यह है पहला शेयर। दूसरा शेयर आपको जो मार्केट के अंदर रखना है वो है ICICI बैंक। एक बार ज़रा इसको भी दिखाना आप, ICICI बैंक को भी दिखाओ आप। तो ICICI बैंक भी कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। तो ऐसे कुछ एक बड़े शेयर्स चाहिए आपको जिनकी क्लोजिंग अच्छी हो, जिनका तरीका बढ़िया हो। ये सब अगर हो जाता है तो फिर काम बन सकता है। खैर एक और खबर US और इंडिया के कनेक्शंस की भी आई है, वो भारती एयरटेल के साथ भारत के स्टारलिंक लाने की SpaceX के करार की खबर है। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम मेहमानों से कनेक्ट होने से पहले ही ये खबर आपके सामने रखना चाहते हैं। सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस सेक्टर को काफ़ी अच्छे से ट्रैक भी करते हैं। तो भारती एयरटेल और SpaceX के बीच में जो करार हुआ है स्टारलिंक को लेकर, स्टारलिंक मतलब आपके घर के ऊपर जो छतरी लगेगी, जो स्पेस में रहेंगी, तो वो सारी चीज़ें है ना, तो उस पे लेकर क्या करार हुआ है एक बार ज़रा सुमित से समझ लेते हैं, फिर मेहमानों को जोड़कर और अपने सहयोगियों को जोड़कर आपके सामने सारे पॉइंट्स रखेंगे। खबर इंपॉर्टेंट है, पहले इसलिए जान लेते हैं। सुमित जी बताओ। भारतीय एयरटेल और एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने हाथ मिलाया है भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज देने के लिए। ये एक बिल्कुल नई पहल है जो कि आज एक स्टेटमेंट जारी किया है उसके द्वारा बताई गई है। अब देखना यह है कि कैसे ये दोनों कंपनी साथ आके इन सर्विसेज को भारत में देती हैं। हालांकि ये इस पे डिपेंड करेगा कि स्टारलिंक को सारी जो नेसेसरी अप्रूवल्स हैं वो मिले भारत में, उसके बाद ये होना मुमकिन हो पाएगा। आगे की बात करें और तो भारतीय एयरटेल और स्टारलिंक अपने स्टोर्स पे भी कुछ इक्विपमेंट भी बेचेंगे, ये भी इसमें शामिल होगा। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों कंपनियों ने कहा है कि ये पहली स्टारलिंक की फॉर्मल पार्टनरशिप है भारत में, और ये एक जो स्टारलिंक की ऑफरिंग है वो उसके साथ जो पहले ही चल रही हैं उन ऑफरिंग्स के साथ जारी रहेंगी। कोलैबोरेशन ये भी एक्सप्लोर करती है कैसे स्टारलिंक जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देता है वो एयरटेल की ऑफरिंग को बढ़ा पाए। भारत में जो टेलीकॉम जार हैं सुनील भारती मित्तल और इलॉन मस्क हैं जो कि काफ़ी चीज़ें ओन करते हैं, ट्विटर को ओन करते हैं, वो ओन करते हैं टेस्ला को और स्टारलिंक को, वो कैसे भारत में एक और कदम रखते हैं। अभी टेस्ला की बातचीत भी हो रही थी कि टेस्ला कैसे भारत में आने वाली है। तो इस सब के चलते ये एक बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जहाँ पर एयरटेल और स्टारलिंक दोनों करीब आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो करार है काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी होगा, क्योंकि SpaceX जो कि सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट प्रोवाइड कराती है कंपनी स्टारलिंक के ज़रिए, और ये करार किया है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। अब देखिए मतलब कितनी कमाल की चीज़ है कि ऑलरेडी 4G के बाद 5G सर्विस भी कंपनियां देने लगी हैं, ऑलरेडी हाई स्पीड इंटरनेट है, बट ये उससे कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है। और इसको लेकर ये जानकारी आ रही है कि एयरटेल ने करार किया है। आज एयरटेल के शेयर पर आप बहुत ही करीब से नजर रखिएगा, क्योंकि एयरटेल आज निश्चित तौर पर फोकस में रहेगा और हो सकता है कि आपको अच्छी तेजी कमा के ये शेयर दे दे। इंडसइंड बैंक पर भी नजर रहेगी। कल की ये बड़ी गिरावट के बाद कल 25-26% शेयर टूटा है, मार्केट कैप में 18,000 करोड़ पे साफ हो गए। उस पर भी अपने एक्सपर्ट से थोड़ी देर में व्यू लेंगे, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फटाफट ये काम कर लेते हैं कि अब चूंकि हमने ये खबर ले ली है तो जो और भी शेयरों को लेकर खबरें हैं उनको शो में शामिल कर लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं और शरद के साथ साथ ब्रोकरेज हाउसेज का व्यू क्या निकल के आ रहा है मार्केट को लेकर, स्टॉक्स को लेकर, ये भी जानेंगे। शरद और रविंदर गुड मॉर्निंग। शरद शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बताइए आज कौन सी खबरें हैं, कहां पर एक्शन आप देखने की उम्मीद कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अभिषेक। पीबी फिनटेक पे जो है नज़र रहेगी। यहाँ पे कंपनी लगभग 700 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है पीबी हेल्थ केयर सर्विसेज में। अब देखें तो ये इन्वेस्टमेंट तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोर बिजनेस पे उतना भी नहीं है, तो ऑफकोर्स थोड़ी बैलेंस शीट में प्रेशर आ सकती है और स्टॉक थोड़ा नेगेटिव आ सकता है। केन्स टेक की बात करें तो इनके एमडी को जो है शोकॉज नोटिस आया है सेबी से, और ये जो शोकॉज नोटिस आया है ये वायलेशंस देखने मिले हैं डिजिटल डेटाबेस के लिए विद साल 2023 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेके, तो नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स गोदरेज एग्रोवेट की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक्विजिशन जो है 48% स्टेक करने वाले क्रीम डेयरी पे, और इसका टोटल एग्रीमेंट जो है लगभग 930 करोड़ रुपए का रहेगा, तो इस पे भी बाजार की नज़र रहने वाली है। टीसीएस भी जो है दर्शिता सदन इंडिया हैप्पी होम्स को जो है एक्वायर कर रही है जो कमर्शियल रियल एस्टेट में है, और यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग एक्विजिशन कर रही है। एक्सपेक्टेड है कि ये कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए ही है, और इसका कंसिडरेशन बड़ा है 2250 करोड़ रुपए का। ये एंगल होता है एक्सपेंशन का। वही अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो जो होली वो नाम्ड है, उन्होंने कमीशन कर दिया है एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जिसका टोटल कैपेसिटी है 250 मेगावाट का आंध्र प्रदेश के मार्केट्स में। ईटी की खबर आ रही है जहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है एडवांस स्टॉक्स में जहाँ पे वो कंट्रोलिंग स्टेक खरीद सकती है नागार्जुन
एग्री केम में। और आखिर में स्विगी जोमेटो पे भी नज़र रखिएगा, जहाँ पे रैपिडो जो है बातचीत चल रही है कि वो फूड डिलीवरी सर्विस में उतरेगी और स्विगी और जोमेटो को टक्कर दे सकती है। लेकिन याद रखिए, स्विगी जोमेटो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डुओपोली मार्केट है फूड डिलीवरी स्पेस में, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पूरा 100% ही इनका ही मार्केट शेयर है। तो मुश्किल होगा ऐसे नए प्लेयर को आने के लिए भी। तो ये है स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज आपको एक्शन थोड़ा देखने मिलेगा। लेकिन ब्रोकरेजेस पे भी नज़र डालते हैं, और रविंदर ने जो है ब्रोकरेजेस निकाले हैं। रविंदर, ब्रोकरेजेस की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स का एक इम्पोर्टेंट एनालिस्ट मीट था, और भी कुछ आए हैं कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज, तो ज़रा बताएंगे ब्रोकरेजेस में आज क्या क्या है? जी बहुत सारे हैं। तो टाटा मोटर्स भी है, स्विगी भी, और भी कुछ है। तो सबसे पहले हम टाटा मोटर्स से ही शुरुआत करते हैं, जहाँ पर एनालिस्ट मीट से यहाँ पे जो है कुछ ब्रोकरेज हाउस के व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलारा का क्या कहना है। उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस जो है 909 से घटाकर 872 पर रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि JLR सेल्स को मेंटेन करते हुए प्रीमियम प्राइसिंग को कैसे मैनेज करता है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली तब जब ग्लोबल में डिमांड में जो स्लोडाउन देखने को मिल रही है और ऑर्डर बैकलॉग में भी रिड्यूस देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने वीकर मार्केट आउटलुक के चलते उन्होंने कंपनी का जो EB to EBITDA है, मल्टीपल्स है, उसको उसमें जो है CV और PV सेगमेंट में लोअर किया है। इसी के साथ साथ नोवामा ने भी जो है नोट निकाली टाटा मोटर्स पर, और उन्होंने मेंटेन रखा है रिड्यूस रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो 720 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि JLR जो है ऑन ट्रैक है FY25 का जो उन्होंने EBIT टारगेट दिया था 8.5% का अचीव करने के लिए। और FY26 में जो है JLR की जो सेल्स पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जैगुआर के जो मॉडल्स हैं वो बंद हो रहे हैं, और चाइना में भी जो डिमांड है काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिल रही है। हालांकि जो लैंड रोवर है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। उनका कहना है कि अगर US जो है टैरिफ इम्पोज करता है यूरोपियन इम्पोर्ट्स पे, तो JLR जो है वो देखना रहेगा कि JLR कैसे मैनेज करता है इस इम्पैक्ट को प्राइस हाइक और कॉस्ट कट के चलते। और उनका कहना है कि FY26 में जो टाटा मोटर्स का जो व्हीकल सेल्स का जो सेल्स है इंडिया में, वो ड्रिवन रहेगा रीपोजिशनिंग ऑफ कर्व मॉडल और लॉन्च ऑफ हैरियर EV। इसी के साथ साथ आज स्विगी भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर जेफरीज ने इनिशिएट किया है होल्ड रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 400 का रखा है स्विगी पर, जहाँ पे उनका कहना है कि स्विगी जो है टॉप इंटरनेट बेस्ड कंपनी है इंडिया में, जो कि 45% का मार्केट शेयर जो है होल्ड करती है फूड डिलीवरी में, जो कि एक्सपेक्टेड है कि और अच्छे से ग्रो कर सकती है अगले कुछ सालों में। उनका कहना है कि जो क्विक कॉमर्स जो है उसमें काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है, लेकिन कंपटीशन जो है क्विक कॉमर्स में वो काफ़ी टफ है, जिसके चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी का वो अंडर प्रेशर रह सकता है। और उनका कहना है कि जो EBITDA और फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव रह सकता है FY25 से 27 के बीच में। आखिर में बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट की, जहां पर नोवामा ने जो है मैनेजमेंट मीट से कुछ की टेक अवेज आ रहे हैं, जहां पे उन्होंने मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो 11,574 का रखा है, जहां पे उनका मैनेजमेंट जो है फोकस है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में। और सीमेंट प्राइस जो है राइस हो सकते हैं अप्रैल 2026 में, जो कि सपोर्टेड होगा जो स्ट्रॉन्ग डिमांड है FY26 में। इंडस्ट्री जो है कंसोलिडेट कर सकती है एक्सपांशन और एक्विजिशन के चलते। उनका कहना है कि केशोराम इंडस्ट्री को FY27 और इंडिया सीमेंट को FY28 तक जो है सुधारने का कंपनी के पास प्लान है, जिसमें 1,500 से लेकर 2,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। रविंदर, और शुक्रिया शरद ये तमाम खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच देखिए खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय एयरटेल के बाद जियो ने भी स्पेसएक्स के साथ करार किया है स्टारलिंक की सर्विसेज के लिए। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए दोनों कंपनीज ने करार किया। देखिए स्पेसएक्स इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करता है। दरअसल लो ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए स्पेसएक्स अपने इंटरनेट की सेवाएं देता है, तो ये उन इलाकों में ज़्यादा कारगर होता है जहां पर या तो 5G की और फाइबर की जो पहुंच है वो लिमिटेड है या फिर नहीं है। उन एरियाज़ में, शहरों में जहां पर आप फाइबर है, जहां पर 5G है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं जो काफ़ी इंटीरियर होते हैं, जहां पर फाइबर केबल नहीं पहुंचा होता है, जहां 5G सेवाएं नहीं मिलती है। तो उन जगहों पर इंटरनेट सेवाएं देने के लिए अब ये दोनों कंपनीज ने, एयरटेल ने और जियो ने, बैक टू बैक ये खबर आई है कि दोनों कंपनीज ने एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसके साथ करार कर लिया है। तो ये दोनों शेयर आज फोकस में रहने वाले हैं। देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है। पहले लगा कि नहीं एडवांटेज शायद भारतीय एयरटेल के पास चला जाएगा, लेकिन बैक टू बैक जियो के साथ भी करार की खबर सामने आ गई है और आपके स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग न्यूज चल भी रही है। लेकिन एक और खबर का जरा रुख कर लेते हैं, और वो खबर जुड़ी है ट्रांसमिशन सेक्टर से जुड़ी हुई।
ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पर सरकार ने इंडस्ट्री के साथ चर्चा की है। क्या कुछ होने वाला है, एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पावर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल सरकार ट्रांसमिशन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही हो और इंपोर्ट पर से निर्भरता कम हो, इसको ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लाने जा रही है। इसकी जानकारी हमने अपने दर्शकों को पहले दी थी। अब उसमें नया डेवलपमेंट ये है कि इंडस्ट्री के साथ जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली गई है ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से, और अब इस प्रस्ताव के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि तमाम तरह की इक्विपमेंट्स की पहचान कर ली गई है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत की जाएगी, जो कि जिसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन सेक्टर में होता है, और इसमें अंडरग्राउंड और ओपन जो पावर केबल्स हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंडस्ट्री को, कंपनीज को इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का फ़ायदा दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो कंपनी देश के अंदर लगा रही हैं उनको एक अश्योर्ड मार्केट दिया जाए और साथ ही साथ सुनिश्चित इंसेंटिव्स का फ़ायदा दिया जाए। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि सीए को, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो इनिशियल जो ड्राफ्ट प्रपोजल है वो तैयार करे। फाइनल प्रपोजल ऊर्जा मंत्रालय तैयार करेगा सीएस के इनपुट के साथ, और उसके बाद इसे पीएलआई के ऊपर जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन हुआ है उसके पास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा। शुरुआती प्रस्ताव के हिसाब से जो स्कीम की साइज़ है वो करीब 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए हो सकती है, और मकसद ये है कि जो ट्रांसमिशन सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर कम हो रही है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए। साथ ही साथ सरकार ने बजट में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का ऐलान किया था। ये स्कीम उस मिशन के तहत लॉन्च की जा सकती है। शुक्रिया प्रकाश, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स आज फोकस में रहेंगे, एक करके एक हमारे मेहमानों के साथ डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राहुल, सबसे पहला सवाल आपको टेलीकॉम सेक्टर को लेकर ही रहेगा। काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स, कल शाम को खबर निकल कर आई कि भारतीय एयरटेल ने टाई अप किया है स्पेसएक्स के साथ, और अब जियो की भी खबर निकल कर आई है। क्या राय होगी आपकी पूरे टेलीकॉम सेक्टर पर, और इसका किस तरह का इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है? गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखा है कि टेलीकॉम एज अ सेक्टर काफी रेजिलेंट रहा है ये सेल ऑफ में, और एयरटेल की बात करें तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मर रहा है लास्ट एक साल के अंदर। और ये जो कल का जो अनाउंसमेंट के बाद प्लस जियो का अनाउंसमेंट के साथ, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली एक जो ट्रिगर और मिल गया बाजार को। तो ऑब्वियसली कल बाजार चालू था तो भी एयरटेल में हमने अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। तो आई फील दैट एयरटेल एंड जियो बोथ विल बेनिफिट, और ये सेक्टर भी मेरे ख्याल से पॉइज्ड है। आप देखें तो बाजार गिरा है लेकिन ये स्टॉक में सेल ऑफ बिल्कुल भी नहीं आई। ऑब्वियसली एयरटेल के तो नतीजे भी बहुत ही स्ट्रांग आए थे लास्ट क्वार्टर के, और जो मैनेजमेंट की गाइडेंस भी काफी स्ट्रांग रही थी इन टर्म्स ऑफ आरपू के लिए। और ये आप ध्यान रखिए कि लास्ट ईयर जो प्राइस हाइक की गई थी ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस के अंदर, तो मेरे ख्याल से मे बी नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर ऑल्सो वी माइट सी सम वन मोर प्राइस हाइक, जो ऐसा मानना है टेलीकॉम दोनों कंपनीज का। तो आई फील दोनों कंपनीज अभी भी मेरे ख्याल से एज एन एलोकेशन इन अ पोर्टफोलियो दोनों लिया जा सकते हैं। ऑब्वियसली रिलायंस में तो मेरे ख्याल से सेल ऑफ भी बहुत ही स्टीप देखने को मिला है हमने, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ से। तो प्राइस वाइज, एंट्री पॉइंट, वैल्यूएशन वाइज काफ़ी मेरे ख्याल से जिस तरह से सेटअप है मेरे ख्याल से बहुत ही रिजनेबल वैल्यूएशन भी मिल रहा है। तो दोनों स्टॉक मेरे ख्याल से एयरटेल और रिलायंस शुड बी अ पार्ट ऑफ ए पोर्टफोलियो फ्रॉम करंट लेवल्स। वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक है, और अगर आपको टेलीकॉम का प्योर प्ले लेना है तो फिर भारतीय टिल्क पर आप नज़र डाल सकते हैं। अपने रडार पर उस शेयर को ज़रूर रखिए। निश्चित तौर पर ये जो स्पेसएक्स से जुड़ी जो खबर आई है स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने की, ये एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट कंपनी के लिए है। एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो खबरों वाले शेयर उस पर भी आपकी राय लेंगे। बताइए आज आपकी नज़र बाजार में कहाँ पर है, क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप? धन्यवाद शुभ इनवाइट करने के लिए। दो बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, और मेरा मानना है कि आई थिंक मार्केट एक टर्न के दायरे में है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि
करीबन 300 से 500 पॉइंट की रैली आनी चाहिए। हालांकि वी शेप रिकवरी नहीं आएगी, बहुत ग्रेजुअल होगी, काफ़ी वॉलेटाइल होगा, बट अगर जो भी 1 वीक या 10 डेज का भी एक टाइम फ्रेम रखे तो मेरे अनुमान से एक अच्छा मूव बन सकता है इंडेक्स पे। उस लिहाज से मैं 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला रहेगा बाय DLF पे, जो कल काफ़ी बढ़िया रिकवरी दिखाई स्टॉक में। बेस्ट पार्ट था चार्ट पैटर्न्स के लिए कि DLF ने काफ़ी टाइम बाद में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है डेली चार्ट्स पे, तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बन सकता है। 705 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, 660 का स्टॉप लॉस। और कैस्ट्रॉल एक दूसरा स्टॉक रहेगा नॉन एफएनओ स्पेस में, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न बन रहा है स्टॉक का। क्लासिकल ब्रेकआउट, माइल्ड कंसोलिडेशन, उसके बाद वापस से स्टॉक पिकअप कर जाता है प्राइस एक्शन में, तो 240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 260 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 230 का। ठीक है, 230 रुपए का स्टॉप लॉस। कैस्ट्रॉल में हमने देखा है कि बढ़िया तेजी लोअर लेवल से हुई है और 200 रुपए के ऊपर निकलने के बाद बढ़िया से ये शेयर गर्मी दिखा भी रहा है। 260 रुपए का टारगेट आपके लिए होगा कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयर में। एक और राय चाहिए आपसे कुणाल, एक बार जरा फिर से इंडसइंड बैंक को चेक कर लेते हैं। कल बड़ी गिरावट 26% की, मतलब निफ्टी का स्टॉक इस तरह से भरभरा के टूट जाए। और देखिए मामला कितना था, कंपनी ने कहा कि नहीं 1600-1700 करोड़ रुपए का हिट आएगा टोटल नेटवर्थ पे, करीब 2-2.5% का, लेकिन मार्केट कैप कितना साफ हो गया, 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक चिंता वाली चीज रही है। आप जरा चेक करके बताइए, हालांकि तनाव बरकरार है अभी, कहां पर सपोर्ट लेवल आप लगा के चलने की सलाह देंगे, क्या देख रहे हैं आप बेस इसका? इसमें अभिषेक के जब स्टॉक्स ऐसे न्यूज़ पे गिरते हैं तो बॉटम जो होते हैं वो थोड़े टाइम बाद फॉर्म होते हैं, बिकॉज जो इनर्शिया सेलिंग होती है स्टॉक्स में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो उस लिहाज से इन जनरली स्टॉक्स अगर बाउंस बैक भी करते हैं तो 5%, 7% या 10% बाउंस बैक आता है। ऐसे अगर 25% फॉल होने के बाद में तो वो जनरली एंटिसिपेट करते हैं कि ट्रेडर्स वहाँ पे पोजीशंस और लाइट करें इन स्टॉक्स में। बट जो सबसे खास बात कल हुई इंडसइंड बैंक के चार्ट्स में, और मैं स्पेसिफिकली टेक्निकल्स के इन दायरे में कहूँगा कि स्टॉक अपने 3.5 to 4 सिग्मा बॉलिंगर बैंड के नीचे क्लोज किया। ये बहुत ही रेयर इंडिकेशन होता है। हमने देखा है कि जब जब ऐसा होता है तो स्टॉक ऑलमोस्ट इन द नेक्स्ट 1 वीक वो स्टॉक में एक अच्छी रैली, एक रिकवरी आती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे एक्सट्रीम बेरिश मेरे अनुमान से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉक में एक आने वाले कुछ एक दिनों में एक अच्छा बाउंस आ जाए, बट उसके बाद में एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहेगा बॉटम फॉर्मेशन का। जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5% to 7% का एक फर्दर करेक्शन आ सकता है अगर हम 1 वीक या 10 डेज का टाइम फ्रेम रखें। बट मेरे अनुमान से अगर 600 के आसपास स्टॉक आ जाता है तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग की लेवल बन सकती है इंडसइंड बैंक पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से। इंडसइंड बैंक को लेकर ये व्यू। राहुल जी, रियल एस्टेट शेयरों में हम देख रहे हैं कि फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट है और कल बढ़िया तेजी हमने देखी है फ्रंटलाइन वाले स्टॉक्स में भी, और थोड़े जो मिड कैप वाले हैं वहां भी अच्छी तेजी हुई है। DLF, मैक्रोटेक, ओबरॉय रियल्टी, ये तमाम शेयर कल चले हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा अगर किसी को पोजिशनल व्यू रखना हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ये लेवल ठीक है, यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए इन स्टॉक्स में? तो मेरे हिसाब से जो सेटअप बना है, मेरे ख्याल से लास्ट 1 ईयर के जो स्ट्रीट के आउट परफॉर्मर रहे थे या आउटलायर रहे तो वो थे रियल एस्टेट स्टॉक्स। तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट स्टॉक के अंदर काफी सारे स्टॉक्स में अभी नियर टर्म में गिरावट भी देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि जो गिरावट देखने को मिली है तो उसमें से बहुत ही स्टीप रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी लार्ज कैप रियल एस्टेट स्टॉक्स मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ से ठीक ठाक हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द माइंड गोदरेज प्रॉपर्टी रहेगा, ओबेरॉय रियल्टी रहेगा और DLF रहेगा। तो ये 3 लार्ज शेयर्स हैं। मेरे ख्याल से एवरेज इनमें गिरावट 25 से 30% के आते हुए देखने को मिली है। तो मैं तीनों शेयर्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है और मेरे ख्याल से वैल्यूएशन भी काफी फेवरेबल है ये लेवल से। ये नजरिया DLF और इसके अलावा कई सारे रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स जहां पर पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखी है। लेकिन PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर कुणाल मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। पिछले 2 दिनों में सेंट्रल बैंक करीब 5% टूट चुका है। इंडियन ओवरसीज, पंजाब एंड सिंध बैंक, दोनों स्टॉक्स में 4 से 5% की गिरावट पिछले 2 दिनों में इस हफ्ते अब तक दिखी है। क्या राय होगी इन PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर? तो लार्जली आई थिंक 2 बास्केट में ब्रेक करना चाहिए PSU बैंक्स को भी, बिकॉज मेरा मानना है कि जो फॉर्मिडेबल लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स है PSU बैंक्स में वो हालांकि एक रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम SBI की बात करें फॉर एग्जांपल, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा, इन सब स्टॉक्स की बात करें तो ये स्टॉक्स अपने पुराने लोज या अपने पुराने 1 वीक 2 वीक क्लोज से
वो स्लाइट हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे कंफर्ट लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, वॉलिटिलिटी कम है इन स्टॉक्स में। बट जो मिड कैप एंड पे अगर हम जाते हैं पीएसयू बैंक्स में, तो इनकी चार्ट्स अभी भी कंसिस्टेंटली डाउन है। इनफैक्ट आईओबी का चार्ट में देख रहा था, ऑलमोस्ट 8 या 9 कंसेक्यूटिव वीक से स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड पे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो जब ऐसे चार्ट्स हम देखते हैं तो जनरली जब मार्केट मूड इतना नेगेटिव या पेसिमिस्टिक हो जाता है, तो इसमें रादर देन कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड्स लेना, बिकॉज बहुत ही कम स्टॉक्स होते हैं जिनमें मोमेंटम होता है, और मोमेंटम तो जनरली ऐसे मार्केट्स में जनरली लोग चेज नहीं करते, बट वो स्टॉक्स होते हैं जो जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं। केस इन पॉइंट मैं अगर एक अलग सेक्टर का एग्जांपल दूं, जैसे कि मेटल स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 1 वीक 10 डेज बैक एक अच्छा मूव आया था, ब्रेकआउट मूव आया था। उसके बाद काफ़ी सारे स्टॉक्स वहाँ से 15 से 20% चल चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब पीएसयू बैंक्स में वो दौर आएगा या कुछ एक स्टॉक्स में अगर वो ब्रेकआउट आएगा, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे चेज करना चाहिए पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स को। फिलहाल ये स्टॉक्स ड्रिफ्ट डाउन कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं बनता। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स नहीं बनेंगे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर। लेकिन और एक स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन, याद रखिए करीब 9% चढ़कर बंद हुआ था ये स्टॉक। डबल अपग्रेड आया था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के से खरीदारी की राय 1840 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और एक टेक्निकल एनालिस्ट से हम चर्चा कर रहे थे सुबह, उन्होंने भी खरीदारी की राय दी है। लेकिन कुणाल, आपके लक्ष्य यहाँ पर कौन से होंगे? तो सबसे खास बात जो है चार्ट्स में टाटा कॉम के, जो हमने आई थिंक 1 वीक पहले भी हमने फ्लैग आउट किया था कि स्टॉक 30% डाइवर्जेंस था अपने लॉन्ग टर्म एवरेज पे। तो जनरली हम कहते हैं कि 200 मूविंग एवरेज एक मैग्नेट की तरह होता है। जब स्टॉक्स बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हो जाते हैं अपसाइड या डाउनसाइड में, तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स मीन रिवर्जन का एक प्ले आउट हो जाता है। तो ये जो 30% का डाइवर्जेंस आता है, उसको जल्दी हम कहते हैं कि नैरो डाउन हो जाता है स्टॉक्स में। जैसे कि 1800 पे स्टॉक ट्रेड कर 1800 पे लॉन्ग टर्म एवरेज था, 1840 के आसपास टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक 1280-90 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 550 पॉइंट का डाइवर्जेंस था लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से टाटा कॉम का। वो मूविंग एवरेज का जो दौर है वो नैरो डाउन हो रहा है स्टॉक्स में। लास्ट 3 दिन में 4 दिन में हमने देखा है कि 2 बड़े कैंडलस्टिक मूव आए हैं टाटा कॉम में। मेरा ऐसा मानना है कि जनरली स्टॉक 1600 to 1650 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है, बट वहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे अगर अपसाइड का टारगेट सेंस करना चाहते हैं, तो मेरे अनुमान से शायद और 5 से 8% का अपमूव आ सकता है टाटा कॉम में। कम्युनिकेशन कल का स्टार परफॉर्मर, और कल हमने देखा कि ये वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था और इसमें अपमूव अभी बरकरार रह सकता है। एक खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि रैपिडो स्विगी और जोमेटो को फूड डिलीवरी स्पेस में चैलेंज कर सकती है, ऐसी उनकी प्लानिंग चल रही है। राहुल जी, आपसे समझ, देखिए ये हमेशा चैलेंज रहता है इन कंपनीज को लेकर जो नए सेगमेंट में हैं, जो न्यू एज कंपनीज भी कही जाती हैं। आप कैसे देख रहे हैं? कल हमने देखा कि जोमेटो में अच्छी खासी गिरावट रही, 200 रुपये के आसपास फिर से शेयर आ गया। क्या लगता है आपको इनका भविष्य? और कोई अगर बहुत लंबा सोच रहा हो, क्या निवेश के लिए ठीक है, या फिर एंट्री करें, प्रॉफिट बांधें और फिर लोअर लेवल का वेट करें? तो देखिए 2-3 चीज है अभी इसके अंदर। नंबर 1 है, जो पहले राय थी कि स्विगी और जोमेटो दोनों में इन्वेस्ट की जा सकती है, लेकिन अभी लगता है कि जिस तरह से गिरावट जोमेटो में हुई है और स्विगी में हुई है, तो मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज और जिस तरह से बाजार का सेंटिमेंट है अभी, तो जोमेटो वुड मेक अ बेटर बेट। तो मेरे ख्याल से जोमेटो बेटर बेट रहेगा। और जिस तरह से मैनेजमेंट का गाइडेंस है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ आता देखने को मिल रहा है, तो आई फील जोमेटो वुड बी अ बेटर एंट्री पॉइंट। और ये जो गिरावट आई है बाजार में तो ऊपर के लेवल से, तो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में डेफिनेटली फ्यूचर तो यही रहेगा, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स वाले, जहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे और जिस तरह से स्ट्रेटेजी वो बढ़ाते ही जाते रहेंगे। तो आई फील जोमेटो वुड बी अ बेटर बेट। तो ये गिरावट का मेरे ख्याल से फायदा उठाया जा सकता है इन्वेस्टर्स को और उस पोर्टफोलियो में डेफिनेटली लिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जोमेटो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कुणाल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयरों में कल हमने देखा कि अच्छी तेजी आई, और ये तेजी इसके चलते आई है क्योंकि क्रूड का भाव हम देख रहे हैं कि फिर से $70 के नीचे आ गया है। कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि क्रूड का जो भाव है वो 55 से 60 की रेंज में भी जा सकता है। आप जरा चेक करके बताइए कि अगर किसी को फ्रेश ट्रेड करना हो इन OMCs में, IOC, BP, HP में, तो आपकी प्रेफर्ड ऑर्डर क्या होगी?
कौन सा शेयर पहले रखेंगे आप? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट है। पहला कि क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ से ड्रिफ्ट डाउन कर सकते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि यहाँ से और ज़्यादा ड्रिफ्ट डाउन कर सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस। 60 और 65 के बैंड के बीच में भी ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर सकता है कंसिस्टेंटली। जनरली जब ऐसा पीरियड आता है तो क्रूड डेरिवेटिव्स जो स्टॉक्स होते हैं उनमें हम जनरली देखते हैं कि एक बहुत अच्छा मूव आता है। फॉर एग्जांपल OMCs की बात की आपने, पेंट्स स्टॉक होते हैं, ये काफ़ी सारे अदर सेक्टर्स होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि बेनिफिशियल मूव आता है। इंटरग्लोब एविएशन, ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो क्रूड डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। OMCs की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज तीनों ही चार्ट्स काफ़ी डिस्टिंक्ट है, HPCL, BPCL एज वेल एज IOC। सबसे खास बात जो मुझे लगी कि HPCL और BPCL में जो बीटा है वो थोड़ा सा हाई है। जब बीटा जनरली जब ज़्यादा होता है तो उनमें प्राइस एक्शन मूव थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पेयर्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो थोड़े से हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं जो अगर बेट लेना चाहे तो मेरा मानना है कि आई थिंक BPCL, HPCL ये दो प्रिफर्ड बेट हो सकते हैं। बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि जब सेक्टर अगर 5% मूव करता है तो BPCL और HPCL शायद 6% या 7% मूव करें, IOC थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। बट अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें या लेस वॉलेटाइल नेचर की बात करें तो IOC का चार्ट उस पर सबसे स्ट्रांग नजर आता है। बिकॉज स्टॉक में बहुत कम दायरे देखते हैं हम जहाँ पे वो एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो जाता है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा रहती है ट्रेंड में। 50 DMA के आसपास भी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 125 के आसपास जो एक मेजर रेजिस्टेंस बैंड है। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि IOC का अच्छा बेट बन सकता है। बट हाई रिस्क ट्रेडर्स अगर बेट करना चाहें तो BPCL, HPCL एंड देन IOC, मैं ये प्रिफर्ड ऑर्डर में सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये नजरिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। कुणाल, शुक्रिया समय निकालकर ET Now स्वदेश पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक और सवाल राहुल से मैं पूछना चाहूँगी। आज टाटा मोटर्स पर बड़ी खबर निकल कर आई है, मैनेजमेंट के साथ उन्होंने चर्चा की थी और उनका मानना है कि JLR इस साल के तो अपने टारगेट्स अचीव कर पाएगा, लेकिन उसके अलावा जैगुआर लैंड रोवर के कुछ मॉडल्स उन्होंने डिसकंटिन्यू किए हैं, जिसके चलते JLR के परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट दिखाई देगा। चाइना से डिमांड कमज़ोर है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स ऑटो डिमांड में कमज़ोरी नज़र आ सकती है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट पर उनका नज़रिया फिर भी पॉजिटिव है। कर्व और हैरियर EV जो उन्होंने लॉन्च की थी, जिसके चलते पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक मार्केट से डिमांड अच्छी रह सकती है, लेकिन फिर भी JLR से काफ़ी कमज़ोरी दिखेगी, जिसके चलते यहाँ पर कमज़ोरी नज़र आ सकती है। राहुल, फंडामेंटल्स पर देखें तो इसका किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा और क्या राय होगी आपकी टाटा मोटर्स पर? मेरे ख्याल से दो तीन चीज़ है टाटा मोटर्स की। एक तो वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखो 8 टाइम अर्निंग्स पे मिल रहा है स्टॉक, बहुत ही सस्ता है, जिस तरह से सेल ऑफ भी देखने को मिले हैं। और ये जो आप बता रहे हैं ये सभी चीज़ फैक्टरिंग हो चुके हैं ये भाव में, इसके लिए ये वैल्यूएशन पे मिल रहा है कि चाइना स्लो डाउन है, कि JLR के अंदर ओवरऑल ग्लोबली डिमांड कम रहेगा। लेकिन दो तीन चीज़ पॉजिटिव भी जो है कि डोमेस्टिक काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है। भी आप कमर्शियल व्हीकल की बात करें, पैसेंजर व्हीकल की बात करें, जहाँ पे न्यू लॉन्चेस, EV लॉन्चेस की जो बात है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। तो मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह से हम नए पैसेंजर व्हीकल्स की लॉन्च की बात है और जो सेगमेंट में है, तो मेरे ख्याल से ये सेगमेंट काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है। ये कंज्यूमर वाला जो 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल वाला जो सेगमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, तो ये काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है डोमेस्टिकली। प्लस आपका ये जो कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग रह सकता है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से गिरावट देखी है स्टॉक के अंदर, तो मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल हो चुका है। तो यहाँ से डाउनसाइड बहुत ही कम है और मेरे ख्याल से डेफिनेटली जिस तरह से ऑटो सेक्टर एज अ होल में हमने पिटाई देखी है, तो यहाँ से ये एक स्टॉक है कि यहाँ से अंडर परफॉर्म तो नहीं करेगा, यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लिया जा सकता है पोर्टफोलियो की। दिया जा सकता है, अंडर परफॉर्मेंस नहीं करेगा ये स्टॉक, ये राय टाटा मोटर्स पर। लेकिन इस बीच अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी नजर डालेंगे। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से सीमेंट सेक्टर को लेकर काफ़ी कुछ खबर निकल कर आई है। 4 महीने लगातार सीमेंट के प्राइसेस बढ़े हैं, फरवरी में बढ़े थे, मार्च में भी फिर एक बार बढ़े हैं और मार्च एंड में यूजुअली वॉल्यूम ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर एंड में काफ़ी अच्छा होता है। इनफैक्ट नुवामा ने अल्ट्राटेक सीमेंट के मैनेजमेंट के साथ बातचीत की और उनका मानना है कि कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स
रेवेन्यूज ऑन ट्रैक है, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं। सीमेंट सेक्टर पर आपकी क्या राय होगी राहुल? और कंसोलिडेशन तो काफ़ी हुआ है, तो उस लिहाज से देखें तो सीमेंट सेक्टर पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? मेरे ख्याल से काफी हद तक ये जो नंबर्स आते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से Q3 एंड Q4 हिस्टोरिकली मेरे ख्याल से सीमेंट क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो जिस तरह से Q3 के नंबर्स देखे हमने अल्ट्राटेक के, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर थे, और Q4 में मेरे ख्याल से जो उनकी गाइडेंस है तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम प्राइस में देख रहे हैं कि गिरावट देखने को नहीं मिली ना इधर अल्ट्राटेक के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये प्राइजेस फर्म रहेंगे, डिमांड कंटिन्यूड रहेगा, और दोनों क्वार्टर्स के नंबर्स देखे और जो गाइडलाइंस थी मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द सीमेंट कंपनीज के अंदर, तो अल्ट्राटेक ऑब्वियसली लार्ज कैप स्पेस के अंदर मेरे ख्याल से रिसेंट में 10% गिरावट भी देखने को मिला है ऊपर के भाव से, तो वैल्यूएशन थोड़ा मेरे ख्याल से बेटर हो गया है। तो अल्ट्राटेक टॉप बेट रहेगा, फॉलोड बाय आप मिड कैप सीमेंट के अंदर जाएंगे तो मेरे ख्याल से जेके सीमेंट काफ़ी हद तक रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड और वैल्यूएशन में ठीक रहेगा, और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी ठीक ही थे। तो आई फील दैट सीमेंट एज अ सेक्टर मेरे ख्याल से डेफिनेटली एलोकेशन किया जा सकता है और लिया जा सकता है ये लेवल्स के अंदर भी। दरिया अल्ट्राटेक सीमेंट और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर के कुछ पूरे सेक्टर पर हमने चर्चा की। बाजार के लिए आज संकेत ठीक ठाक ही हैं। गिफ्ट निफ्टी सपाट ओपनिंग के संकेत दे रहा है, हल्की सी कमजोरी है, 22,560 है। लेकिन आप याद रखिए कल हमने लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी देखी बाजार में, करीब 200 पॉइंट के आसपास की, और आज ढेर सारे ऐसे शेयर हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। इंडसइंड बैंक फिर से फोकस में रहेगा, इसके अलावा रिलायंस और एयरटेल ने स्पेसएक्स के साथ करार किया है, स्टार लिंक के साथ ब्रॉडबैंड के सर्विसेज के लिए, तो वो फोकस में रहेगा। और भी कुछ शेयर हैं जहां पर आज नजर रहेगी। कुछ शेयर जो रिकवरी के प्रोसेस में है, जरा उनको समझते हैं। और काफी ज्यादा पिटाई का शिकार हुआ था ट्रेंट का शेयर। कल हमने 4% के आसपास की अच्छी तेजी देखी। राहुल जी, ट्रेंट को लेकर आपके व्यू क्या है? अब तो वैल्यूएशन भी थोड़े सस्ते आपको लग रहे होंगे, क्या निवेश के लिए ठीक लग रहा है आपको ये? तो मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे बाजार में अपॉर्चुनिटी, और जिस तरह से मार्केट्स में सेल ऑफ हुआ है, हमने ऑब्वियसली ट्रेंड की बात करें तो मेरे ख्याल से जो गिरावट देखी 8,000 के लेवल से सीधा 4,800-700 तक लेवल हमने देखा, तो मेरे ख्याल से जो 8,000 के स्तर थे वो भी जायज़ नहीं थे। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन बहुत ही महंगे थे, बट चल रहा था तो, और 4,700-800 के लेवल्स भी मेरे ख्याल से गलत है, तो यहाँ से डेफिनेटली लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से जिस तरह से यूजुअली जो मैंने सीमेंट की बात की आगे थोड़ी देर पहले, तो सिमिलरली हम बात कर सकते हैं कि यूजुअली Q3 और Q4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं रिटेल्स के लिए भी मेरे ख्याल से। तो आई फील दैट ट्रेंड के शेयर्स में जिस तरह से हमने गिरावट देखी और जिस तरह से उनके जो लॉन्चेस हैं नए स्टोर्स के वगैरह, तो मुझे लगता है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड अगेन वापस फेवरेबल रह सकता है ट्रेंड के लिए यहाँ से उत्साह थोड़ा सा बढ़ सकता है। एक सवाल मेरा होगा राहुल जी आपसे ना, बैंकिंग को लेकर। ये इंडसइंड बैंक वाले एपिसोड के बाद ना थोड़ा सा लोगों का भरोसा डगमगा रहा है, और ये सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि बैंक में जो लोग पैसा रखते हैं ना वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इंडसइंड बैंक सेफ है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आप जरा इन्वेस्टर के लिहाज से बताइए, क्योंकि ये छोटे बैंक होते हैं, वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसमें आप आरबीएल को जोड़ लीजिए, उसमें आप बंधन को जोड़ लीजिए, काफ़ी अंडर परफॉर्म भी किया है, और नेगेटिव खबरें इनको लेकर आती रहती हैं। जो भी उछाल आते हैं फिर वहां पर हम देखते हैं कि सेलिंग प्रेशर आ जाता है। क्या आप एडवाइस करेंगे कि अगर बैंकिंग में रहना ही है तो लीडर्स के साथ रहें, क्योंकि विकल्प उसमें भी ढेर सारे हैं? मेरे ख्याल से ऑब्वियसली हम देखें कि लार्ज बैंक्स देखें तो हमने कोई चीज़, हम जैसे बात करें कि HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस, बात करें ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर, तो मेरे ख्याल से हमने कभी भी ऐसी कोई खबरें देखी नहीं है लास्ट 10-15 सालों के अंदर कि मैनेजमेंट की ओर से ही ऐसा कुछ भी देखने को मिले। तो ट्राइड एंड टेस्टेड रहे हैं, फुल फ्लेज बैंक विद वेरी गुड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। सिमिलरली हम लास्ट 5-7 साल से बात करें PSU बैंक्स के अंदर, वहाँ पे भी जो सिस्टम बनता आ रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं, तो इनमें रहिए। अभी आप बता रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ इंडसइंड, बंधन और RBL वगैरह वगैरह आप जो बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ है कि डिपॉजिटर और जो आप बात कर रहे हो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ये सोचने की बात है कि RBI का जिस तरह से स्ट्रेंथ है और जिस तरह से मैकेनिज्म बनाया गया है इन लोगों में, तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा डिपॉजिटर के मनी के कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ये और इंडसइंड बैंक के लिए भी आप जो बात कर रहे हैं तो जो हमने देखा है कि 2000 करोड़ का जो जिस तरह से हमने देखा है कि वो जो कैलकुलेशन या जो भी एरर के हिसाब से लॉस आ सकता है और उसके कारण कल स्टॉक में पिटाई देखी है हमने, तो ये एक इमीडिएट रिएक्शन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये संभलेगा। अब देखिए तो लास्ट क्वार्टर में MFIs के कारण स्टॉक का पिटाई देखने को मिला था, और अभी ये जो आया हुआ है इन केस ऑफ द डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स में उनका जो लॉसेस है जो उसमें आया, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं संभलेगा ये स्टॉक भी अभी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जब भी आप बैंक्स सिलेक्ट करते हो तो ट्राइडेंट लार्ज बैंक्स जहाँ पे कैपिटल जो है फुल फ्लेज बैंक रहेगा उन पे फोकस करोगे रादर देन ओनली इन वन सिंगल सेक्टर, जैसे कि फोकस ज़्यादा रहता है वो छोड़ के, तो मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट रह सकता है। लंबी अवधि का सोचना है तो बड़े बैंकों के साथ जाइए जहां पर कैश को लेकर दिक्कत नहीं होती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिनकी बेहतर रहती है, उनके साथ ही आपको जाना एडवाइजेबल है अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो। और उसमें जो फ्रंटलाइन के बैंक हैं, HDFC बैंक, ICICI, SBI, ये कुछ अच्छे नाम निश्चित तौर पर हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी नजर आज कहां पर है। आज सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए आज सुबह सुबह। बताइए आज आपके पसंद के शेयर्स कौन से हैं, क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग जी अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए खरीदारी पर फोकस है। जिस हिसाब से कल के सेशन में हमने नीचे सरों से एक रिबाउंड देखा था, यहाँ पे हम एक फॉलो अप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग स्पेस पर फोकस होगा। ICICI बैंक कल एक लीडरशिप दिखाता हुआ नजर आ रहा था, अगर थोड़ी सी डिप मिलती है वहां पे तो उसे खरीदने की सलाह होगी। ICICI बैंक में हम एक फॉलो अप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1265 से 1270 तक का। स्टॉप लॉस रखना होगा 1230 का, और थोड़ी सी डिप मिले तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। दिनेश भाई एक और चीज़ बताइए, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। एक बार जरा रिलायंस पे आज फोकस करेंगे आप? रिलायंस बिल्कुल बिल्कुल देखिए रिलायंस कल के सेशन में इंटरेस्टिंगली हमने सेकेंड हाफ में टुवर्ड्स द क्लोजिंग आवर एक काफी अच्छा पुल बैक मूव देखा था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और क्लोजिंग काफी अच्छी हुई थी। तो यहाँ पे जिस हिसाब से कल का कैंडल बना है, हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक फॉलो अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। 1260 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जरूर है, बट मेरे ख्याल से वो भी गोइंग फॉरवर्ड क्रॉस हो जाएगा, और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहे होंगे 1275 के। तो 1275 के टारगेट के लिए रिलायंस को लॉन्ग करके चल सकते हैं। कल के जिनका जो लोएस्ट लेवल था 1229 का, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना होगा स्पॉट के लेवल से, और यहाँ पर भी बिल्कुल खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। रिलायंस में खरीदारी के मौके बिल्कुल ढूंढने हैं। प्री ओपन टिक्स भी आपके स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं हरे निशान के साथ। 22,548 के लेवल्स प्री ओपन में निफ्टी में इस वक्त रिफ्लेक्ट करते हुए बाजार खुलने का इंतजार करेंगे। किन स्तरों पर बाजार सेटल होते हैं इस पर खास नजर रहेगी, क्योंकि कल के सेशन ने हमें समझाया कि मार्केट्स जो हैं जिस तरह से ओपनिंग दिखाते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग दी एंटायर सेशन उसी तरह का ट्रेंड नजर आए। कल हमने देखा ऑफकोर्स ट्रैकिंग वीक ग्लोबल क्यूज बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। एक समय था जब 22,314 के लेवल्स भी निचले स्तरों पर देखने को मिले, लेकिन उसके बाद बाजार ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला, रिबाउंड हुए और 22,516 के लेवल्स ऊपरी स्तरों पर भी देखने को मिले। इनिशियल सेल ऑफ IT सेक्टर, बैंकिंग, ऑटो स्टॉक्स की वजह से देखने को मिला था, लेकिन उसके ठीक बाद अच्छी बात यह थी कि खराब खबरें वीक ग्लोबल क्यूज पर भी भारतीय बाजार गिरे नहीं। करेक्शन दिख चुका है तो वहां से मजबूती के साइंस ये कह सकते हैं कि काबिल तारीफ तेजी देखने के लिए समय जरूर लगेगा, लेकिन कल हम गिरे नहीं वीक ग्लोबल क्यूज के बावजूद। आज सुबह की तस्वीर कुछ ऐसा बयां कर रही है कि इस वक्त मिले जुले संकेत है भारतीय बाजार के लिए। एशियाई बाजार में मिला जुला कामकाज है। गिफ्ट निफ्टी में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट मिला जुला ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस वक्त प्री ओपन टिक्स में भारतीय बाजार की शुरुआत जो है ठीक ठाक और रैशनल अप्रोच होती हुई नजर आ रही है। इस बीच रुपए की ओपनिंग भी अभी हो जाएगी, वो भी आपके स्क्रीन पर लगातार हम दिखाते रहेंगे। करेंसी, कच्चे तेल की चाल, बुलियन मार्केट, एग्री कमोडिटी, हर तरह की नॉन एग्री कमोडिटी पर भी फोकस है, और इक्विटी मार्केट्स पर तो लगातार हमारा फोकस है ही। और इसी कड़ी में नवरत्न शेयर्स की सूची सबसे पहले जान लेते हैं। हर रोज की तरह हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं 9 के नवरत्न लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो है भारतीय एयरटेल और जियो, इस पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है एग्रीमेंट
उन्होंने साइन किया है स्पेसएक्स के साथ। एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है जहाँ पे स्टारलिंक जो है उसको हाई स्पीड इंटरनेट जो है लाने वाले हैं कस्टमर्स के लिए भारत में। दूसरा स्टॉक रहेगा ऑफ कोर्स आपका पीबी फिनटेक। यहाँ पे लगभग 700 करोड़ वो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके पीबी हेल्थ केयर सर्विसेज की आर्म को लेके। केन्सटेक की बात करें तो ये हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। यहाँ पे एमडी को शो कॉज नोटिस आ गया है सेबी से। यहाँ पे वायलेशंस हुई है डिजिटल डेटाबेस को लेके FY23 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेके, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे जो स्टॉक्स आ रहे हैं। हमारा जो चौथा स्टॉक है वो है ICICI बैंक। यहाँ पे बात करें तो 24 मार्च को रिकॉर्ड डेट सेट किया गया है जहाँ पे जो डिटरमाइन करने वाले कि कौन रहने वाले पब्लिक शेयर होल्डर्स आपके ICICI सिक्योरिटीज़ के लिए। ICICI सिक्योरिटीज़ की डीलिस्टिंग की भी मंजूरी हो चुकी है जो कि पॉजिटिव है ICICI बैंक के लिए। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो कमीशन कर दिया है उनकी आर्म ने सोलर पावर प्रोजेक्ट 250 मेगावाट का आंध्र प्रदेश में। वही कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करें तो एडवांस स्टॉक्स चल रही है ET की रिपोर्ट से, जहां पे कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो बाई कर सकते हैं नागार्जुना एग्रीकेम पे। हमारा सातवां स्टॉक टाटा मोटर्स रहेगा। एनालिस्ट मीट आई थी, यहाँ पे जो टोन था वो कॉशियस टोन थोड़ा सा था, और उन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम परफॉर्मेंस है FY26 का थोड़ी स्ट्रेस में आ सकती है क्योंकि थोड़ी सी डिसकंटिन्यूंस हुई है जैगुआर मॉडल्स में, और सबड्यूड आउटलुक चाइना के रीजन में देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल जो एबिट मार्जिन गाइडेंस है उसको मेंटेन रखा है, तो शायद वो पॉइंट जो है मार्केट्स उसको पॉजिटिवली ले। स्टार हेल्थ की बात करें तो फरवरी के जो जनरल इंश्योरेंस डेटा आया है वहाँ पे इनकी मार्केट शेयर की बढ़ोतरी हुई 18 बेसिस पॉइंट्स का 5.2% पे। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज पे बात करें तो यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, स्विगी पे इनिशिएट होल्ड किया है, टारगेट प्राइस रखा है 400 रुपीज़ पर शेयर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और 9 के नवरत्न की सूची इस वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। हमारे नवरत्न स्टॉक्स की कैटेगरी में भारती एयरटेल, पीबी फिनटेक, काइंस टेक्नोलॉजीज, ICICI बैंक, कोरोमंडल इंटरनेशनल, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स। वहीं स्विगी, जोमेटो के लिए एक और खबर है, और स्विगी पर इनफैक्ट जेफरीज की रिपोर्ट जिसके चलते हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज स्विगी साबित होता हुआ। बाजार खुलने के साथ इस पर भी नजर रहेगी। इस बीच ट्रांसमिशन सेक्टर पर हमारे संवाददाता ने एक एक्सक्लूसिव थोड़ी देर पहले की थी, और ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की संभावनाएं यहां पर है। राहुल, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे, स्कीम के तहत ट्रांसमिशन इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग पर खास तौर से कामकाज हो रहा है। कुछ कैटेगरी के लिए कंपनियों को वित्तीय मदद भी मिलने की संभावनाएं हैं। नीलेश है हमारे साथ। नीलेश, टाटा पावर, NTPC, NHPC, अडानी पावर, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस खबर के चलते फोकस रेडार पर जरूर होंगे। अब तैयारियां चल रही हैं स्कीम के लिए, 8,000 से 10,000 करोड़ के आवंटन की भी संभावनाएं हैं। कैसे देख रहे हैं ट्रांसमिशन पैक को आप? बिल्कुल, देखिए ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है, सेक्टर एज अ होल काफी अच्छा लग रहा है, और इस पर्टिकुलर स्पेस में से NTPC हमें थोड़ा बेटर प्लेस नजर आ रहा है, जहाँ पे कल हमने काफी अच्छा रिबाउंड निचले स्तरों से देखा था। तो NTPC या इनफैक्ट यहाँ पर कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को मिली थी। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर एज अ होल पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और स्पेसिफिकली NTPC हमें पसंद आ रहा है 340 और 348 तक के लेवल के लिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस कल के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास 323 का लगा के रखना होगा। इसके साथ साथ पावर ग्रिड ये दूसरा एक स्टॉक हो सकता है जहां पर हमें एक फॉलोअप मूव देखने को मिले। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो 262 के स्टॉप लॉस से पावर ग्रिड पर भी नजर रख के चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 276 एंड 282 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एक राय इस वक्त मिलती हुई ट्रांसमिशन पैक पर खासतौर से नजर होनी चाहिए। इस तमाम स्टॉक स्क्रिप्ट्स पर भी फोकस करना चाहिए। सिंजीन इंटरनेशनल का ये स्टॉक फोकस में था, और आज के सत्र में भी प्री ओपन में अगर आप देखेंगे मजबूती के साइन सिंजीन में नजर आ रहे। 1.25% तक की तेजी इस वक्त देखने को मिलेगी। कल हमने देखा ऑलमोस्ट 3.5 से 4% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिला। न्यूज फ्लो तो इनफैक्ट है ही, उसके अलावा भी टेक्निकली चार्ट्स पर स्टॉक काफी दुरुस्त नजर आ रहा है। कंपनी ने दरअसल एक आर्म अक्वायर किया है अपने फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए US में, जिसके चलते ये खबरों में है। सिंजीन इंटरनेशनल 689 के लेवल्स पर। नीलेश, आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं, बट एक ब्रेकआउट अवेटेड है जो 693 पर प्लेस है। 693 के ऊपर निकलते ही यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। वो इस पर्टिकुलर स्टॉक को 720 से 740 तक ले जा सकता है, और हो सकता है उसके बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आए। तो 693 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे कंडीशनल बाय होगा, एंड 678 का स्टॉप लॉस होगा, एंड ऊपरी स्तर पर 720 से 740 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, तो मार्केट्स के अंदर आज ओपनिंग के हिसाब से जो लेवल फ्रीज हुए हैं वो आपके लेवल स्क्रीन पर आ जाएंगे। एक बार जरा आप उसको भी नोटिस कीजिएगा। पहले निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी आएगा, जरा जल्दी से दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब। और उसके बाद फिर आज जिन शेयर्स पे नज़र रखनी है हमें, वो ध्यान देने वाले होगा रिलायंस, दूसरा शेयर होगा इंडसइंड बैंक, तीसरा शेयर होगा आई, चौथा होगा TCS जहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, पाँचवा शेयर होगा भारती एयरटेल। जिनके नाम बोल रहा हूँ सब दिखाते जाना। हाँ, भारती एयरटेल, ये सभी शेयर्स एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाइए। और अभी जियो ने भी एक डील किया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तो मैंने उसी के अंदर क्लब कर दिया, बट ये सारे शेयर्स इंपॉर्टेंट है जो आज ध्यान देने वाले होंगे। इन सब पे कुछ ना कुछ ट्रेड हमको ज़रूर देखने को मिल सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम तैयारी कर लेते हैं मार्केट्स की। और ओपनिंग में एक चीज़ और भी आज ध्यान रखें, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी आज काफ़ी ठीक आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर वो ठीक रहती है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज़, HDFC बैंक करीब 6 रुपये ऊपर खुल रहा है, ये भी 1700 अचीव कर जाएगा, तो बैंक निफ्टी के कल के लॉस को अच्छे से मैनेज करने की काबिलियत रखेगा। निफ्टी बैंक करीब 40 पॉइंट ऊपर है, ये 47,894 पे है। 48,000 आते ही इसमें भी शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर आ सकता है, कंडीशन अप्लाइड आ सकता है। इंडसन काफ़ी हद तक डिसाइड करेगा कि आज बैंक निफ्टी को यही रुकना है या फिर थोड़ा ऊपर जाना है। नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। आज आप देखेंगे थोड़ा डी लिवरेज कर देगा अपने आप को इंडसन के साथ बैंक निफ्टी छोड़ेगा, भाई अब मैं आपके साथ नहीं चलूँगा, आपको टूटना आप टूटो, मेरे को तो ऊपर जाना है। तो और शेयर हो सकता है हेल्प करे बैंक निफ्टी की। तो ये पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे। खैर मार्केट 30 सेकंड्स में खुल जाएगा। मैं कुछ ऐसे शेयर्स भी रखता हूँ जो आज गेनर्स बनेंगे मार्केट में, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, इन सब में 1% से ज़्यादा की मूवमेंट आपको दिखेगी। अडानी एंटरप्राइजेस उसमें से एक है, रिलायंस भी इसमें से एक है। आप देखो मैंने आपके सामने 3 नाम लिए, तीनों बड़े बड़े ग्रुप की कंपनीज हैं, रिलायंस, अडानी एंटरप्राइजेस, तीसरा भारती एयरटेल जायंट है टेलीकॉम का, और दूसरा अडानी एंटरप्राइजेस, ये आप ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है। इंडसन आज 3.5% नीचे खुल रहा है, वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है। देखते हैं और क्या होता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, मेरे को लग रहा है इंडसन थोड़ा वीक होगा। अब 90 पॉइंट ऊपर का पहला टिका आया था, अभी 74 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, 103 पॉइंट ऊपर है इस समय बैंक निफ्टी। इंडिया विक्स बिल्कुल फ्लैट है। HDFC ने 15 रुपये की बढ़त दिखा के 1700 का लेवल दिखा दिया। वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन। आज जो मार्केट के अंदर बड़े शेयरों ने कमाल कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 12 रुपये ऊपर आके 1250 के लेवल को पार कर रहा है, गुड साइन। मैं बोलूँगा ये अच्छा साइन है। एक बार बस इंडसन बैंक और दिखा देना स्क्रीन पर, उसमें थोड़ा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में ही है। आजकल इंडसन बैंक करीब 5% नीचे है, ठीक है। ये 57% हो चुका है, 5 मिला दोगे तो 62% हो चुका है। पिछली बार की पैनिक गिरावट 77% की थी। मेरा ऐसा मानना है कि उतना तक ही गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो अब धीरे धीरे करके इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होगा टू फाइंड आउट कि क्या हमको इंडसन बैंक लेना है कि नहीं लेना। जैसे मेरे सहयोगी भी आपको बता रहे थे कि सिर्फ 1600 करोड़ रुपए का मामला है और शेयर तोड़ दिया 16,000 करोड़, तो ये तो कई बार ज़्यादा भी हो जाता है बाजार के अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं, बट फिर भी आज मार्केट थोड़ा अपने आप को रोकने की कर रहा है कोशिश। फिर से देखते हैं क्या होता है अभी। और अभी जल्दबाजी ना कीजिएगा, कोई भी शेयर उठाते समय बिल्कुल काउंटर चेक करके आराम से वॉल्यूम सब चेक करके और स्ट्रेंथ चेक करके लेना। आज जो पुल बैक आया वो BSE के अंदर भी आया है, 3% का पुल बैक है। इसके अलावा आज PI इंडस्ट्रीज़ भी करीब 2% ऊपर है। हिंदुस्तान पेट्रो HPCL जिसको हम कहते हैं वो भी ऊपर है। आज रेलवे की कंपनी है RVNL, वो के करीब 2.5% ऊपर है। मैं सारे शेयर्स बोलता जा रहा हूँ, फायर करते जाना प्रोड्यूसर साहब, ठीक है। पॉलिसी बाजार आज फिर से कमज़ोर है, थोड़ा IT में इन्फोसिस भी आज प्रेशर दे रहा है, SCL टेक के पास भी प्रेशर है, बट मेरे को वैसी कोई मेजर प्रॉब्लम या कोई क्रैक लगता नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, मेरे को आज मार्केट में एज सच अभी तक तो कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। इंडिया विक्स बकायदा 1% टूट गया, जो मेरा अपना अनुमान था कि लाल में आ जाएगा, और जैसे ही लाल निशान में आ रहा है बैंक निफ्टी अपना हाई क्रिएट करने के लिए तैयार है। 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आ गया, और आज इंडसन बैंक अभी सिर्फ 5% गिरा हुआ है। तो कोरिलेशन ये है कि इंडसन का रुकना और बैंक निफ्टी का चलना, और ये होगा 100% होगा। इंडसन को यहाँ से ना तोड़ो, बैंक निफ्टी काम करके दिखा देगा आपको, और कल का डाइवर्जेंस पूरा करके दिखा देगा। और आज में इसका टारगेट 48,200-300 की रेंज का आप रख सकते हो।
एनी हाउ, बट कुछ और शेयर्स भी हैं जो मार्केट के अंदर आज तेज़ी मंदी कर रहे हैं। मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। TTML एक बार ज़रा दिखाना, वो भी 2-2.5% ऊपर है। गोदरेज एग्रोवेट ये करीब 2-2.5% ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। बड़े शेयरों में जहां पर आज तेज़ी आई है, जैसे मैंने कहा HDFC बैंक, और आज मेरे को अडानी एंटरप्राइजेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये तीनों मेजर प्लेयर्स का रोल काफ़ी बेहतर दिखा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी ठीक दिख रही है और करीब 1500 शेयर अभी भी बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक जो ऊपर आप टिक देख पा रहे हैं वो 200 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है। जैसे मैंने 2 मिनट पहले आपसे कहा, इंडसन को रोक दो, बैंक निफ्टी को चलना अच्छे से आता है। इंडसन को रोक दो, इंडसन 5.5% अभी भी टूटा हुआ है, बस यहीं रुक जाना चाहिए तो फिर काम बन सकता है आपका। अब हीट मैप दिखाना आप शुरू कर दो, जल्दी से हीट मैप दिखाना, ताकि फिर मेहमानों से हम करेक्ट करके आपके सामने शेयर्स भी रख पाएँ। जल्दी हीट मैप दिखाते जाइए, आप स्क्रीन पर सारे आएंगे और फटाफट से दिखाओगे तो मैं बोल देता हूँ इस पर। पहला भारती एयरटेल जो आज इसका बेनिफिशियरी बना इस डील का, स्टारलिंक वाले का। टाटा मोटर्स पुल बैक का ट्रेड है, ऑटोज़ के अंदर पुल बैक आएगा, स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। तीसरा इंडसन बैंक अभी भी कमज़ोर है बट 5% पे कैप कर रहा है। आईटी के अंदर थोड़ी कमज़ोरी है, अगर आईटी नहीं होता तो अभी भी निफ्टी भी आपको 100% ऊपर होता। इंडसन को माफ़ी है, अब तो 5% पे रुक रहा है, माफ़ है हो गया ये। अब आते हैं IT इंडेक्स, ये आप देख पा रहे हैं ज़्यादातर शेयर कमज़ोर है, बड़े शेयरों में ज़्यादा वीकनेस है छोटों के मुकाबले। बैंक वगैरह, FMCG, ऑटो फटाफट फायर करते रहो, इतनी देर के लिए होल्ड मत करो आप, है ना। निफ्टी बैंक के अंदर आप देखोगे तो HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये कुछ एक बड़े बैंक्स हैं जो सामने आए हैं। SBI भी करीब 0.5% से कुछ ज़्यादा की तेज़ी के साथ काम कर रहा है। FMCG वगैरह, ऑटो जल्दी फायर करते जाओ। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स के अंदर DLF में ध्यान देने वाली बात है, और मेरे को ऐसा कोई शेयर दिख नहीं रहा स्क्रीन पर कि जहां पर आपको तेज सौदा बन जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक और है, आज एक एक्सपर्ट्स का ट्रेड भी आया था। ऑटोज़ के अंदर टाटा मोटर्स वैल्यूएशन बाय करवाएगा अपनी। हीरो मोटोकॉर्प भी ठीक हो सकता है, आज इस पे शेयर पर भी ध्यान रखिएगा। मैंने कल इसका स्ट्रक्चर चेक किया, थोड़ा पुल बैक इसमें आने के चांसेस लग रहे हैं। निफ्टी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर सेलेक्टिव है, इसके अंदर आपको थोड़ा सेलेक्टिव होकर बाय करना है। इसमें बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की जो संख्या वो 1% ऊपर नीचे की बनती है। ये FMCG का इंडेक्स है, इसमें भी आप थोड़ा सेलेक्टिव रहिएगा। पिछले 3 दिन से HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, ITC, जुबिलेंट फूडवर्क, है ना, ये शेयर्स चले हैं। आज थोड़े लीक के सेकंड शेयर्स चल सकते हैं, जिसमें इमामी है, ठीक है ना, और साथ ही यूनाइटेड ब्रूवरीज हैं। ये लीक के सेकंड शेयर्स हैं जो मार्केट्स के अंदर आएंगे। तो ये कुछ एक हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर है। निफ्टी आज पीछे छूटा, बैंक निफ्टी आज बढ़ा है। यही बात सुबह हमने आशीषा के सामने भी रखी थी कि अगर आज इंडसन बैंक ज़्यादा नहीं गिरता तो फिर निफ्टी अपना काम करेगा। इंडसन बैंक ने 5% का डिप दिखाने के बाद अपनी गिरावट को अब ख़त्म करने की कगार पर आ रहा है, सिर्फ 1.5% नीचे है। तो बाजार ने एक सदी की शुरुआत की है, हालांकि ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ी वोलेटिलिटी भी है और निफ्टी की जो तेजी है रह गई है सिर्फ 20 अंकों की। निफ्टी बैंक हालांकि 48,000 के स्तर को रीगेन करके टिकने की कोशिश कर रहा है, 180 अंकों के आसपास की तेजी है। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज है बेहतर, हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे। 500 शेयर NSE पर कमजोर है और 1600 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। जहां पर गिरावट है वो देखिए इंडसइंड बैंक, जैसा कि डिप्पी मेंशन कर रहे थे कि अच्छे से रिकवर कर रहा है, ये 5% गिरा और अभी गिरावट रह गई है सिर्फ 2% के आसपास की। लेकिन इन्फोसिस प्रेशर में है, और प्रेशर में इसलिए है क्योंकि इसको मॉर्गन स्टैनली ने किया है डाउनग्रेड, और ये कहा है कि इन्फोसिस के मुकाबले उनको TCS बेहतर लग रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की गिरावट है, सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर है। लेकिन धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स में बाइंग आ रही है, अब 2% की तेजी है। और इसके अलावा HDFC बैंक, भारती एयरटेल, कुछ ऐसे शेयर हैं जो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर हैं, जरा ये समझते हैं। लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड में अपने एक्सपर्ट्स को। नीलेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए क्या स्पॉट किया है बाजार में आपने अभी? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए खरीदारी वाले ट्रेड रडार पर आ रहे हैं। सबसे पहले जो क्रूड ऑयल के बेनिफिशियरीज हैं वहां पर OMC स्टॉक्स में एक्शन है, एविएशन स्टॉक्स में एक्शन है। इंडिगो ये पर्टिकुलर स्टॉक टेक्निकली काफी अच्छा प्लेस नजर आ रहा है, आज एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल रहा है कल के रिकवरी के बाद। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आज एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 4700 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 47, 45, 4745 और 4810, ये 2 टारगेट को ध्यान में रखते हुए इंडिगो में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 4655।
4655 का स्टॉप लॉस रखना होगा और इंडिगो को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा अगर आप नजर डालें ओएमसी स्टॉक्स जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आईओसी ये पर्टिकुलर स्टॉक कंपैरेटिवली बेटर प्लेस नजर आ रहा है विद इन ओएमसी स्पेस। तो आईओसी में एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 128 से 130 तक के रेंज में। स्टॉप लॉस रखना होगा 124 का, 124 के स्टॉप लॉस से आईओसी को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 124 का स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है, स्टॉप लॉस 128 130 के टारगेट बिल्कुल आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेड है आईओसी में नीलेश जी आपको दे रहे हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा इंटर ग्लोब के लिए वो होगा 4655 रुपए का। 4700 के भाव हैं, शुरुआत आज अच्छी की है। 4000 रुपए के बाद से लगातार हम एक्शन देख रहे हैं और देखो कुछ ऐसे डेटा भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेवल सीजन है इस बार बड़ा होगा और काफी हैपनिंग भी होने वाला है और उसका फायदा डेफिनेटली इंडिगो को मिलेगा और क्रूड में नरमी का भी फायदा इंडिगो को मिल रहा है। तो ये दोनों पैरामीटर पर आपके लिए बढ़िया शेयर निकल कर आए हैं आई लेटर वाले नीलेश जी को। नीलेश जी कुछ आप कह रहे थे? बिल्कुल, देखिए एक और स्टॉक रडार पे आया है, अभी वहां पे मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन एस। एक कैश काउंटर है और लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन, इनफैक्ट कल काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली थी और आज का स्पर्ट देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। 1250 और 1280 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगर ये काउंटर 1210 के आसपास मिलता है या उससे नीचे मिलता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1185 का स्टॉप लॉस होगा एंड 1250 1280 तक की अपसाइड एस में देखने को मिल सकती है। 1250 1280 तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है और हमने देखा था कि 1600-1700 रुपए के भाव हो गए थे, वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर लोअर लेवल से थोड़ी सी रिबाउंड की कोशिश कर रहा है ये शेयर। नीलेश जी बीएसई पर जरा व्यू दीजिए। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसमें दिख रही है, हालांकि 6000 रुपए से ऊपर निकला था शेयर और वहां से एक झटके से फिसल पट्टी सी बन गई थी शेयर में और 4000 रुपए के नीचे आ गया था। अभी भी 4000 रुपए के नीचे ही है। आज जो तेजी बन रही है, क्या इस पर ट्रस्ट करके कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप? देखिए अभिषेक जी, 6000 के लेवल से जिस हिसाब से काउंटर स्लाइड हुआ है लगातार पिछले 10 से 12 कंसेक्यूटिव सेशन में एक तरफा गिरावट हमने देखी है विदाउट एनी पुल बैक। तो एक थोड़ा सा पुल बैक मूव जिसे हम कहते हैं वो आज जरूर देखने को मिल रहा है। बट इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, कल इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था निचले स्तरों पर। आज फिर से एक अटेम्प्ट हो रहा है उन्हीं लेवलों को टेस्ट होने का। 4000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, स्पेसिफिकली 4005 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो ही पहला लेवल ऑफ कंफर्मेशन आएगा कि स्टॉक यहाँ से और पुल बैक कंटिन्यू करता हुआ नजर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट इसको अवॉइड करने की सलाह होगी क्योंकि अमूमन हम देखते हैं एक शार्प डिक्लाइन के बाद काउंटर में एक उछाल आता है और फिलहाल ये महज एक उछाल के तौर पर लेना चाहिए। 4005 के ऊपर यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी, कंडीशनल बाय होगा। उसके बाद हो सकता है काउंटर यहाँ पे 4200 से लेके 4350 तक की अपसाइड दिखा सकता है। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस रखना होगा 3800 के आसपास का। फ्रेश लॉन्ग बनाना है तो बेहतर होगा कि इंतजार करें। तो फिलहाल अवॉइड कैटेगरी में वॉच लिस्ट में रखा जाए, लेकिन कंडीशनल बाय अगर लेवल्स आ जाएं तो फिर ज़रूर बनता हुआ दिखेगा। लॉन्ग टर्म प्ले मजबूती के साइंस हैं और ये मजबूती जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त बीएसई लिमिटेड को वॉच लिस्ट में रखना है। हालांकि एक्सचेंज एंसिलरीज में सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग इस वक्त। अगर पोजिशंस हैं स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कीजिएगा। बाजार खुले हुए महज 10 मिनट हुए हैं, सदी हुई पॉजिटिव शुरुआत बाजार ने दिखाई, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडिसेस में बारिंग बैंक निफ्टी कमजोरी देखने को मिल रही है। 22,488 के लेवल्स दिन की शुरुआत से हम देख रहे हैं कमजोरी 70 से लेकर 100 अंकों की निफ्टी में इस वक्त देखने को मिलेगी। वहीं बैंक निफ्टी अब भी इंटैक्ट है, परफॉर्मिंग है इस वक्त 48,050 के लेवल्स के आसपास। ऊपरी स्तरों से फिजल आउट होता है हल्का फुल्का बैंक निफ्टी भी, लेकिन अन्य इंडिसेस के मुकाबले बैंक निफ्टी की सिचुएशन अब भी ठीक ठाक है। सेंसेक्स में ऊपरी स्तरों से 200 अंकों की गिरावट और ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिड कैप में ऑलमोस्ट 400 अंकों की बिकवाली आप देख पाएंगे और स्मॉल कैप इंडिसेस में भी। सो महज 10 मिनट में हम देख रहे हैं सदी हुई शुरुआत पॉजिटिव स्टांस था मार्केट का, वहां से कमजोरी। घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट को सेटल डाउन होने देना होगा, क्योंकि कल के सेटल में भी हमने देखा था कि इसी तरह के वॉलेटाइल मूव्स नजर आए थे कमजोरी के साइंस से, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार ने अपने आप को संभाला था। ऐसे में लगातार हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स बाजार को किस तरह से रीड कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी कड़ी में मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनकी रीडिंग, उनकी स्ट्रैटेजी मार्केट्स पर जानते हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार की चाल को और इस वक्त इस शुरुआत के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे आपके?
जी मानसी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, बाजार की उठापटक जारी है। अच्छी बात है कि कल के दिन डिक्लाइन हुए थे वो खरीदारी में तब्दील हुआ, बट अब कंसर्न ये है कि बाजार ऊपरी स्तरों को होल्ड नहीं कर पा रहा है। कोई ना कोई रीजन से कोई ना कोई काउंटर यहाँ पे नर्वस हो जाता है और वो बाजार के फॉलो अप नहीं होने का कारण बन के बाजार को वापस नीचे की तरफ धकेल दे रहा है। एक तरफ जहाँ एफआई लगातार बेचते जा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ हेवीवेट्स काउंटर में रिकवरी नहीं आ रही है, तो ये चिंता का विषय है थोड़ा सा। बट अगेन अच्छी बात है कि हम 22,000 का जो बॉटम बना था उससे ऑलरेडी 500 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। तो बाई चांस कोई डिक्लाइन भी आएगा तो हायर बेस मार्केट में बने हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं 22,222 से लेके 22,700 इस ब्रॉडर रेंज को प्ले करने की सलाह दूंगा। याद रखें, इंडेक्स में 50, 60, 100 पॉइंट के स्विंग इंट्रा मिनट देखने को मिलेंगे, तो उस उठापटक और रोलर कोस्टर राइड को आप बेयर करने के लिए तैयार रहेंगे। अब हम स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करते हैं, तो एक तो एनटीपीसी हमें अच्छा लग रहा है। इस काउंटर ने 2-3 दिन पहले बॉटम बनाया था और अब हायर बेस के साथ में की मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर रहा है। तो एनटीपीसी पे रेडार होनी चाहिए। 322 का सपोर्ट है, 345 तक के टारगेट। उसके अलावा इस बाजार में देखें तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी सी एक खरीदारी का माहौल झलक रहा है। और स्पेशली बीपीसीएल की बात करूं तो बीपीसीएल लगभग 25-26 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद वीकली चार्ट में लास्ट वीक को एक बुलिश एनगल्फिंग बना के और इस वीक में फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। तो बीपीसीएल एक दूसरा काउंटर हो सकता है जो डिक्लाइन में खरीदे। 257 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 278, 280 तक के टारगेट रहेंगे। इस बाजार में इंडेक्स उठापटक कर सकता है, पर दो पॉजिटिव काउंटर है मेरे रेडार पे, वो एनटीपीसी और बीपीसीएल रहेंगे मौजूदा लेवल। एब्सोल्युटली। सो इंडिसेस में उतार चढ़ाव बिल्कुल नजर आएंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस एंड स्टॉक स्पेसिफिक सिनेरियोज अब भी बाजार में ढेरों बनते हुए नजर आएंगे। और चंदन की तरफ से एनटीपीसी और साथ ही बीपीसीएल ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स पर कल भी हमारी नजर थी। हमने आपको बताया भी था कि क्रूड की कीमतें 6 महीने के निचले स्तर पर है। ब्रेंट कल $69 बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज के सत्र में भी ऑलमोस्ट $69-70 बैरल के आसपास। लेकिन बात यह है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है रिकवरी दिखा रही है। और इसी के चलते नीलेश के रेडार पर भी आईओसी जैसे स्टॉक, चंदन के रेडार पर बीपीसीएल जैसे काउंटर्स हैं, साथ ही एचपीसीएल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे काउंटर्स पर भी खास तौर से नजर होनी चाहिए, क्योंकि एक इम्पैक्ट यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट सचिन गुप्ता जुड़ गए हैं, ये उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सचिन, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी, स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, अगर इंडेक्स वाइज हम देखें तो ऑब्वियसली एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड 22,600 650, एक ऑन दी हायर साइड में लाइक एक हडल बना हुआ है विच इज एक्टिंग एज एन रेजिस्टेंस जोन। वेल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इज देयर। सो आज के ट्रेडिंग सेशंस में मुझे लगता है कि जो मोमेंटम हमें कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है वो होगा पहला स्टॉक मेरा रियलिटी स्टॉक से ओबरॉय रियलिटी। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में भी यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम्स हमने लोअर साइड से कैच होता हुआ देखा है। डेली स्ट्रक्चर्स पर अगर देखें तो एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी। एग्जैक्टली जो लेवल्स रहेंगे वो 1600 के रहेंगे। 1600 ये बेंचमार्क अगर ब्रेक होता है तो फिर पॉसिबली 1650 1670 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ऑन द लोअर साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट्स फॉर्म है वो है नियर अराउंड 1550 के आसपास में, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट्स है और उसको एज एन स्टॉप लॉस भी कंसीडर किया जा सकता है। मेरा दूसरा सजेशन यहाँ पर चूंकि अभी ऑयल स्पेस की बात चल रही थी तो वहीं से मेरे भी नजर जो है एक काउंटर पे है और उसका नाम है यहाँ हिंद पेट्रो। हिंद पेट्रो का चार्ट्स भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड अदर स्टॉक्स लाइक बीपीसीएल है, आईओसी है, इन स्टॉक्स में भी मोमेंटम बना हुआ है। वीकली स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी देखें तो एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया है ऑन वीकली चार्ट्स पर। साथ ही साथ में अगर डेली चार्ट्स पर भी हम देखें तो लाइक 100 डीएमएस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। पॉसिबली अप मूव यहाँ पर करीब 360 370 उन लेवल्स तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो यहाँ पर भी मुझे लगता है एक बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। लोअर साइड्स में जो सपोर्ट है यहाँ पे अभी के लिए वो इमीडिएट बेस बना हुआ करीब 325 को, जिसको एज एन स्टॉप लॉस पॉइंट भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, दो चीज़ें आपके सामने रखूंगा, एक आईटी और दूसरा है बैंक। पहले तो सचिन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। चंदन सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी टाइम निकाला हमारे लिए। नीलेश तो आज हमारे साथ जुड़ी गए थे सुबह 9 बजे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये चंदन जी आप आज टूर पे नहीं है बाहर? मैं तो ये सोच रहा था आपका कोई इवेंट होगा बाहर, आप बता रहे थे ना बैक टू बैक इवेंट्स लगे हुए हैं। बिल्कुल बैक टू बैक इवेंट है। और मैं आपको बताऊं 2 तारीख से लेके आज 12 तारीख हुए हैं, 3 बार बॉम्बे आया हूँ मैं। जयपुर, अजमेर, नसीराबाद, बीकानेर, जोधपुर, मुंबई, फिर ग्वालियर जाके आया और कल सूरत था।
और रात को पहुंचा हूँ सूरत से। अरे बाप रे बाप, कैसे कर लेते हो आप सर ये सब? मार्केट भी देखते हो, इतना ट्रैवल भी कर लेते हो, हैट्स ऑफ यू। आप बहुत ही मेहनत करते हो। इतनी मेहनत हम करने लग जाए, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। सचिन जी, आप मैं ठीक आपको से ऑफिस बताना पहुँच गए हैं चाहूंगा, ना? बिल्कुल ऑफिस से हूँ। डिम्पी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर इवेंट था, 800 साढ़े हम्म। 800 पार्टिसिपेंट्स थे। ऑडिटोरियम में जगह नहीं थी। मोतीलाल ओसवाल के जो बिजनेस पार्टनर, उनका इवेंट था। और मैंने अपने इंस्टा में एक वीडियो डाला है, लोगों में क्या क्रेज था सेल्फी के लिए। तो आप समझ सकते हो ये सब आप लोगों का प्यार है जो लोग फॉलो करते हैं। अरे अदरवाइज इस मार्केट में लोगों का इक्विटी के प्रति, हमारे प्रति, हमारी कंपनी के प्रति जो क्रेज है वो काबिल तारीफ है। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि भारत का जो रिटेल क्लाइंट है इस डिप में डर नहीं रहा है। भले ही पोर्टफोलियो में उनको ऊपर के लेवल से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, दर्द हो रहा है, बट लोग समझ रहे हैं कि डिक्लाइंस में बाइंग बाजार का एक ही मूल मंत्र रहा है। तो इतनी जो ऑडियंस थी और इतने लोगों का प्यार था, और वो आप वीडियो देखोगे इंस्टा में और मैंने डाला है, तो आप देखोगे क्या सच में प्यार लोगों से मिल रहा है। नहीं, वो तो है ही सर, और आपकी इसके पीछे मेहनत भी है। ऐसे ही कोई आपको फॉलो नहीं करता। अगर आप मेहनत करके उनको कुछ देने की स्थिति में नहीं होते तो कोई भी आपसे अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता। खैर, नो डाउट। मैं थोड़ा मार्केट्स पे वापस लौटता हूँ। मेरे को आज बैंकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, बट मैं कोटक नहीं देखूँ, सॉरी इंडसन नहीं देखूंगा, बट मैं कोटक देखूंगा। कोटक मैंने आपको बताया भी था कि सबसे कम गिरने वाले बैंक में से एक है, और अभी थोड़ा ठीक भी है। नीलेश भाई, एक बार ज़रा आप कोटक महिंद्रा बैंक चेक कर लेंगे? पर्टिकुलर स्टॉक मेरे रडार पर भी आया था, क्योंकि जब से मार्केट शुरू हुआ है तब से यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप भी होने शुरू हो गए हैं। टेक्निकली तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है, और यहाँ से 1980 और 2000 तक का मूव इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। 1940 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं, बट बेहतर होगा कि इसे 1960 और 1950 की जोन में खरीदे। रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। उसके बाद 1980 से 2000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर थोड़ा सा पोजिशनल लिहाज से देखें तो एक मेजर हर्डल है 2000 के आसपास। मल्टी मंथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन है 2000 की। अगर उसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट, पोजिशनल टारगेट 2150 से 2200 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। बट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। करंट लेवल पर इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। कुछ और शेयर्स भी पता कर लेते हैं। देखिए, आज ना बैंक निफ्टी टिका रहेगा ना 48,000, तो निफ्टी को भी ऊपर आना ही होगा। एक बार जरा निफ्टी का आईटी इंडेक्स दिखाओ आप। आईटी का ही प्रेशर आज बाकी रह गया। कुछ ना कुछ रहता ही है जिसकी वजह से दबाव रहता है ना। निफ्टी का एक बार आईटी इंडेक्स दिखाना। देखो, डेज लो टेस्ट कर रहा है करीब 2%। अगर इसको आप हटा देते ना आज, तो आज बैंक निफ्टी भी आपको हर निशान में दिखता। बट एनी हाउ, कोई ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं है, क्योंकि 22,500 के आसपास से रोवर कर रहा है, तो मेरे को उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम लगती नहीं है। नरेश मिरानी भी हमारे साथ है। नरेश, कल भी और आज भी मार्केट के ना फाइटिंग स्पिरिट्स हमको देखने को मिल रही है। नरेश भाई, आपको आवाज़ आ रही होगी, है ना? तो एक बार ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है, पहले ज़रा ये बता दीजिए, देन फिर हम स्टॉक्स पे करते हैं चर्चा। तो अगर हम देखें तो बेस फॉर्मेशन हो रहा है, एक बॉटमिंग आउट जैसा फॉर्मेशन है। ब्रेथ भी बेटर है, और हम नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहे जो ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन हो रहा है उसके साथ। तो एक अभी रेंज बाउंड मूव होना चाहिए। 20 to 300 नीचे में सपोर्ट होगा, 20 to 800, 20 to 900 ऊपर में रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो रेंज बाउंड मूव्स है, और स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशंस चल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आईटी में आज मोमेंटम नहीं है, कल इंडसइंड बैंक एक था। सो ओवरऑल बेसिंग आउट फॉर्मेशन है, डाउनसाइड ज्यादा आ नहीं रहा है। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकवरी हो सकती है। 20 to 800 तक निफ्टी भी जा सकता है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। और मैं भी इस बात को मानता हूँ सर कि एक बार थोड़ा वापस पुल बैक आएगा, और सुबह 22,800 तक वापस निफ्टी आने के चांसेस हैं। नरेश भाई, आपके शेयर्स कौन से हैं? मेरे जो दो बाई रहेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ पे, जो मिड कैप्स अच्छे टिक रहे। सबसे पहले बाई रहेगा इंडस टावर्स पर, जहाँ पे मल्टीपल बॉटम बना है लास्ट 4 से 6 महीनों में, 310 320 के बीच में। 345 के ऊपर ब्रेकआउट की कोशिश हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। स्टॉप लॉस होगा 330, टारगेट होगा 370 पोजीशन। दूसरा बाय रहेगा जीएमआर एयरपोर्ट्स। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मल्टीपल बॉटम्स बने हैं 6970 के पास, और यही लो थे लास्ट 1 साल का, और ब्रेकआउट होगा 75 के ऊपर। तो यहाँ पे बाय रहेगा, स्टॉप लॉस 72, टारगेट होगा 85 पोजीशन। ठीक है, डन। अब मैं ज़रा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करता हूँ, और ज़रा जल्दी शेयर्स लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स के बारे में आउटलुक लिया जा सके। चारों मेहमान हमारे साथ तैयार हैं। अब चंदन सर, पहले जो आपसे ज़रा स्पीड से AB कैपिटल प्लस करोगे सर, नहीं करोगे आज?
देखिए एबी कैपिटल पे ध्यान रख सकते हैं, बट मेरा मानना है कि सेलेक्टिव बैंकिंग और फाइनेंशियल में यहाँ पे मूवमेंट रहेगा। एबी कैपिटल खरीदारी की सलाह ही रहेगी। 158 का सपोर्ट है, मेरा मानना है 167 तक के टारगेट आज बनने चाहिए। वीकली डेली में बॉटम बन चुका है। टाटा मोटर्स कितना ऊपर आ सकता है चंदन सर? टाटा मोटर्स कितना ऊपर आएगा आज? देखिए टाटा मोटर्स बहुत बड़ी बिकवाली के बाद अब रिकवरी दिखा रहा है, और मेरा मानना है अब शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बनेंगे, क्योंकि पिछले 7-8 महीने में इस काउंटर ने 1175 से लेकर 600 तक का डिक्लाइन देखा। आज ऐसा लग रहा है एक बार के लिए 678 682 तक के स्विंग बना सकते हैं, जो मौजूदा लेवल से और 2 से 2.5% अप स्विंग है। ठीक है, ये सचिन एक बार जरा आप हुड को चेक करना। हुड को 1.5% ऊपर है, कितना और ऊपर आ सकता है? शॉर्ट कवरिंग करवा रहा है ये भी हुड को। या करीब 1.5% के आसपास तक का मोमेंटम है और एक शॉर्ट कवरिंग मूव डेफिनेटली डिम्पी यहाँ पर है। मुझे लग रहा है जैसे ये 185 186 ये एक इमीडिएट लेवल्स हैं, और ये लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं 192 194 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। लोअर साइड में अगर बी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट हम कंसीडर करें तो 175 उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है नीलेश भाई, ये जो इन्फोसिस आज टूट रहा है करीब 4.25% नीचे आया है, इसकी और कितनी डेप्थ है? ये कितना और डैमेज कर सकता है इन्फोसिस? पर 1570 से 1550 तक की जगह है। स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। इनफैक्ट मेरे रडार पर विप्रो भी आया था, जहां पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आईटी स्पेस एज ए होल अवॉइड करने की सलाह होगी। कोई भी कॉन्ट्राबैट वहां पे सजेस्ट नहीं करेंगे, और गिरावट इस पर्टिकुलर स्पेस में हमें कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। काफी दिनों के बाद एस्कॉर्ट्स भी तेजी में दिख रहा है बाय साइड में, बट वॉल्यूम थोड़ा कम है। नरेश भाई एक बार जरा एस्कॉर्ट्स चेक करोगे आप? एस्कॉर्ट्स सो टेक्निकली अभी भी स्टॉक वीक है। जो रीसेंट बॉटम बना था 2800 2825 के पास, कल भी ऑलमोस्ट वहीं पे आया था। बॉटम 2850 का बना था, तो ये एक सपोर्ट बैंड है। अगर बाउंस बैक प्ले करना है तो 2850 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 3100 रेजिस्टेंस है, उसके बाद ट्रेंड चेंज हो सकता है। करेक्शन काफी हो चुका है तो रिकवरी चांसेस है यहाँ पे, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 2850 का। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा स्कॉट्स को वोटा के लिए 2% की आज हम तेजी देख रहे हैं। आईटी स्टॉक्स को अगर हम निकाल दें, क्योंकि अगर आप इन्फोसिस को, विप्रो, एसएल टेक, टीसीएस को अगर मिला दें तो करीब करीब गिरावट में 60-70 अंकों का योगदान तो इन्हीं से है। तो अगर ये गिर नहीं रहे होते तो आज निफ्टी आपको 50 अंक कम से कम ऊपर दिख रहा होता, ये निश्चित तौर पर होता। लेकिन फिलहाल नरमी है, क्योंकि टॉप 5 जो लूजर्स हैं निफ्टी के, वो सारे के सारे आईटी पैक्स हैं। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो वहाँ से उतने कमज़ोर कोई संकेत है नहीं। वैसे भी निफ्टी बैंक ऊपर है करीब 325 अंक। अच्छा सपोर्ट मिला आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक से और कोटक बैंक से, और कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स भी आज अच्छे कर रहे हैं, जिसमें कि श्रीराम फाइनेंस का मैं मेंशन करना चाहूँगा। टाटा मोटर एक रिकवरी वाले फेज में दिख रहा है शेयर। ये 600 रुपये तक गिरा था, वहाँ से अब चढ़ के 660-65 का हो गया है। और टाटा मोटर्स के सीएफओ की तरफ से कंपनी के रिवाइवल को लेकर कुछ एश्योरेंस आए हैं, और उस पर बाजार हम देख रहे हैं कि बढ़िया रिएक्शन दिखा रहा है। एक व्यू ज़रा आपसे चाहिए नरेश जी, बंधन बैंक को लेकर। बंधन बैंक कितना कन्विक्शन है आपका? ये शेयर चला 150 रुपए के ऊपर गया, फिर से फिसल के उसके नीचे आ गया, क्या करना है बंधन बैंक में? एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो लास्ट 3 महीने में जब भी रिकवरी आई है 155 से नीचे आ चुका है, और ओवरऑल डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। स्टॉक 150 रुपीज कोविड लो में भी था, तो जब तक ये 150-55 के ऊपर नहीं आता है, रिवर्सल नहीं दिखाई देता है, तब तक व्यू यही रहेगा कि 130 to 150 का रेंज बाउंड है। बट रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है, अभी 150 सस्टेन करने के लिए वेट करेंगे। ठीक है, 150 को आने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन वो आ जाने दीजिए, उसका इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। गेल, चंदन जी, गेल में हम देख रहे हैं कि आज तेज़ी है 3% के आसपास की। 2 दिन गिरा, फिर 2 दिन अब ये शेयर चढ़ता हुआ दिखा है। गेल में आपको लगता है कि मोमेंटम यहाँ से और बनेगा तेज़ी का? देखिए कहीं ना कहीं इस सेक्टर पे थोड़ा सा रडार है, और मैंने आप देखोगे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक बीपीसीएल पे भी डिस्कस किया है। और गेल में बात करें तो गेल में भी एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट में लगभग 14-15 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस निगेट होने के लिए तैयार है। स्लाइटली बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, तो रिकवरी होना चाहिए। मार्केट यहीं पे भी टिक जाए तो भी इसमें 5-10% की रिकवरी बन जाएगा। 158 का सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पर रखें, 168 तक के बाउंस को प्ले करने के लिए।
ठीक है, गेल को लेकर ये व्यू। निफ्टी बैंक आप देखिए, रिकवरी जो है डे लो से वो है 320 अंकों की, 346 अंकों पर 48,200 पर ट्रेड कर रहा है। एक स्पेस और है जहां पर हम थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होते हुए देख रहे हैं, और वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनीज का, ईएमएस जिनको हम बोलते हैं। उसमें डिक्सन टेक में हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं। आज भी शुरुआत कमजोर की थी डिक्सन ने, और 1% अभी भी ये नीचे है। केन्स टेक आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हमने इसमें शुरुआत देखी, लोअर लेवल से थोड़ा सा संभलने की कोशिश ये शेयर करता हुआ दिख रहा है, और इस वक्त जो गिरावट है वो है 3.5% की। 9% ये शेयर गिर गया था, लेकिन रिकवर किया है। ये आज का लो है 3,898 का, 4,138 पर फिलहाल आके ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आप जरा एक बार चेक करके नीलेश जी बताइए डिक्सन और केन्स टेक दोनों को, क्योंकि काफी हमने फॉल देखा ऊपरी स्तरों से। डिक्सन टेक 19,000 वाला शेयर 13,000 रुपए का हो गया है। क्या और गिरेगा या फिर अब सपोर्ट्स की तलाश करेगा ये? देखिए अभिषेक जी, दोनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है और इन बिटवीन नो डाउट थोड़े बहुत पुल बैक हमें देखने को मिल सकते हैं, और उसी प्रकार का पुल बैक आज हमें निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है। बट ये पुल बैक अनलाइकली टू बी सस्टेनेबल, ऊपरी स्तरों से पीछे यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए जल्दबाजी ना करने की सलाह होगी, क्योंकि सपोर्ट की तलाश अभी भी जारी है। यहाँ पर एक डिसाइसिव रिवर्सल कैंडल फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, तो दोनों ही स्टॉक्स फिलहाल के लिए अवॉइड करने की सलाह होगी। बट इसके विपरीत एक अंबर एंटरप्राइज है, ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर बेटर प्लेस नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अंबर ने यहाँ पे काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन 5500 के आसपास बनाया है, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक को रडार पे रख के चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 6,600 6,700 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 6,250 का स्टॉप लॉस रख के अंबर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। के दोनों स्पेसेस, दोनों स्क्रिप्ट्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेस में से एम्बर एंटरप्राइजेस है जो कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जहां पर लगातार एक्शन है, इसका जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने कमान संभाली है। इस वक्त अगर आप देखेंगे 48,200 के पार बैंक निफ्टी ने एक बार ट्रेड कर दिखाया है, करीब 350 अंकों की मजबूती है। बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयर्स में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। चंदन जी, वैसे इंडसइंड बैंक के डाउनफॉल के बाद लगातार बैंक्स के लिए कई सारी चीजें हैं जो कि आरबीआई भी सख्ते में आकर बता रही हैं। हेजिंग गाइडलाइंस का पालन करने की बातचीत भी हो रही है। एट प्रेजेंट अगर देखें, कल हमने देखा था इंडसइंड बैंक में डाउनफॉल देखने को मिला, आज तस्वीर अलग नजर आ रही है, और इसके अलावा भी बैंक निफ्टी से जुड़ी सारी की सारी स्क्रिप्ट्स जो हैं परफॉर्म कर पा रही है। इस पूरे के पूरे सिनेरियो को आप कैसे पढ़ रहे हैं, छोटे मझौले बैंक्स, लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स के लिए, इंडसइंड बैंक जैसी बैंक के लिए, क्योंकि करीब 4 करोड़ ग्राहक है इंडसइंड बैंक के, और इस तरह की चीज निकल कर आना कितनी बड़ी कंसर्न हो सकती है? बिल्कुल, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने सवाल पूछा, और पिछले कुछ घंटों से एक चर्चा का विषय रहा है कि कितना डेरिवेटिव्स लॉसेस देखने को मिल रहा है, या फिर क्या अकाउंटिंग में ऊपर नीचे देखने को हुआ है। बट टेक्निकली मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले बैंक निफ्टी में ट्यूसडे को मेजर सपोर्ट जो होल्ड कर रहे थे वो टूटे थे, बट वापस ऑन क्लोजिंग बेसिस होल्ड कर पाया। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट ये है कि अब 48,000 को ड्यूरिंग द डे होल्ड करे। 48,000 होल्ड करता है तो यहाँ पे रिकवरी आएगी, और आज की रिकवरी में कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक का काफी हद तक हाथ है, जहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला है। उसके अलावा दूसरे जो बैंक्स हैं उनमें भी पॉजिटिव बाइंग हो रहा है। ऐसे बैंक में कल की रिकवरी के बाद आज हल्का सा कंसोलिडेशन मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो काउंटर में पिछले 3-4 दिनों में बड़ी डिक्लाइन देखने को मिली। इनफैक्ट आप पिछले 3 दिन से बात करें तो 27-30% का डिक्लाइन है, और शॉर्ट्स का बिल्टअप काफी हुआ है। अब मौजूदा लेवल पे बिकवाली आना टफ है, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी पिछले 10-12 दिन की बात करें तो 1050 से 600 तक का डिक्लाइन दिख चुका है। तो आई थिंक नीचे के लेवल से रिकवरी आ सकता है, बट इस काउंटर का भी कैच करना काफी टफ होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे अपडेट आएगा रेगुलेटरी, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से वोलेटाइल स्विंग्स देखने को मिलेंगे। तो बैंकिंग नेम में और बैंक निफ्टी में काफी सिलेक्टिव रहे, दिग्गज नाम है वहां पे बने रहने की सलाह ज्यादा रहेगी। के साथ ही बने रहने की इस वक्त राय, और सेक्टर में खबरों के चलते काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो वॉच लिस्ट में भी इस पूरे के पूरे पैक इस सेक्टर को इस वक्त रखा जा सकता है। फिलहाल बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस सारे के सारे इंडिसेस, बेंचमार्क, निफ्टी, सेंसेक्स और ब्रॉडर मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखेंगे,
काफ़ी सारे सेक्टर्स है जो कि आज परफॉर्म कर रहे हैं। एनर्जी पैक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, रियल एस्टेट, मेटल, ये सारे के सारे सेक्टर्स आपको हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ऑन द फ्लिप साइड फार्मास्यूटिकल स्पेस, कंजम्पशन, एफएमसीजी का खेमा और साथ ही आईटी सेक्टर में गिरावट का रुझान है। नरेश जी हैं शायद हमारे साथ। गुड मॉर्निंग नरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे आईटी सेक्टर में जिस तरह का डाउनफॉल नजर आ रहा है, ऑफकोर्स ग्लोबल कनेक्ट्स के साथ भी ताल्लुक रखता है ये सेक्टर, और ग्लोबल बाजार में जो कुछ हो रहा है उसका इंपैक्ट डोमेस्टिक आईटी कंपनीज पर भी है। लार्जर आईटी, छोटी मझौली आईटी कंपनियां के इस वक्त इससे दूर रहना, वॉच लिस्ट में रखना, ये होगी आपकी हिदायत? अभी भी अवॉइड करना है, क्योंकि जो अर्लियर मार्केट कंडीशन था तब ये आउट परफॉर्म कर रहे थे। लास्ट 2-3 वीक से देखे तो जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो ब्रेक हो गया, रीसेंट स्विंग लोज ब्रेक ऑफ हो गए, तो ये सिमिलर डाउन ट्रेंड हो सकता है जो बाकी स्टॉक्स में हुआ है। तो ऊपर से 20-25% करेक्शन मिनिमम केस आ सकता है काफी स्टॉक्स में। तो जब तक कहीं पे 25-30% का फॉल ना हो तब तक अभी तक बाई नहीं करना। और काफी स्टॉक्स में फ्रेश ब्रेकडाउन है, बट रिस्क रिवॉर्ड ग्रेट नहीं है क्योंकि लास्ट 2 वीक से गिरी रहा है। तो एज ऑफ नाउ अवॉइड रहेगा सेक्टर, अनलेस यहाँ से और 10-15% का डाउन मूव आ जाए तो इंटरेस्टिंग होंगे। इंडेक्स की लगभग सारी की सारी कंपनीज में इस वक्त हम देख रहे हैं गिरावट है। आईटी इंडेक्स करीब 2.5% की बिकवाली झेलता हुआ, ऑलमोस्ट 900 अंकों की गिरावट पॉइंट वाइज देखने को मिल रही है। वॉच लिस्ट में रखें, अवॉइड कैटेगरी में फिलहाल आईटी सेक्टर में गिरावट के चलते। लेकिन इस बीच बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हमने स्विगी का जिक्र किया था, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है। सचिन आपसे जानना चाहेंगे, होल्ड रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज शुरू की है, स्विगी पर 400 के लक्ष्य दे रहे हैं। और इनफैक्ट स्विगी और जोमेटो की ही अगर बात करें, न्यू प्लेयर एंट्री की भी खबरें इन दिनों आ रही हैं, जिसके चलते हो सकता है कि एक सिनेरियो बने जहां कंपटीशन इंक्रीज हो, क्योंकि रैपिडो फूड डिलीवरी बिजनेस में उतर सकती है, खबर है। कैसे देख रहे हैं स्विगी जोमेटो को आप? 1.5% के गेन्स इस वक्त नजर आ रहे हैं स्विगी में। देखे तो एक लोअर साइड से रिकवरी जरूर बनी है। इमीडिएट बेस करीब 320 के आसपास में फॉर्म होता हुआ नजर आया है। डेली स्ट्रक्चर्स पर देखिए तो अभी इमीडिएट एक स्विंग हाइज जो है उसके पास में स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। वो लेवल्स है नियर अराउंड 360-365 के। मुझे लगता है अगर ये इमीडिएट स्विंग हाइज के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबली अप मूव करीब 390 और 400 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए एक अच्छे बेस बने हुए 320, जब तक इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज है स्लाइड रिकवरी मूव की यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम देखें दूसरा स्टॉक जोमेटो जो कि आपने बात की, सो डेली स्ट्रक्चर्स यहाँ पर स्लाइड वीक हुआ है। 100 एंड 200 डीएमएस के लेवल्स जो है उसके नीचे स्टॉक्स ऑलरेडी मूव कर रहा है, बट लोअर साइड में एक इमीडिएट सपोर्ट भी फेस करता हुआ नजर आ रहा है, विच इज नियर अराउंड 200 लेवल्स। मुझे लगता है कि ये 200 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर और स्लाइड वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। सो जोमेटो पर 200 के बिलो इनकेस अगर ये डिपो मिलती है तो फिर फर्दर डिक्लाइन जो है करीब 190-185 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वाइल स्विगी में भी अभी के लिए थोड़ा सा ट्रेंड साइडवेज है, बट यस जो अपसाइड में लेवल्स दिए हैं 365 के, अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पॉसिबली एक अप मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। डन। तो ये अलग अलग स्टॉक्स पे आपको रिकमेंडेशन हमारे मेहमान दे रहे हैं। कुणाल परार ने एक ऑप्शंस का ट्रेड भी भेजा है, तो ऑप्शंस के चैंपियन की वाइब के साथ जरा वो ट्रेड भी दिखा दीजिए। किसी से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लेकिन उनका ट्रेड हमारे पास है। टाटा मोटर्स पे उन्होंने जिक्र किया है, 670 की कॉल है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे खरीद लीजिए। 16 रुपये रफ में उनका रेट है। टारगेट पहले 20.50 का, फिर 28 रुपये का टारगेट है। 20.50 आ जाए तो फिर ट्रेल लगा देना 28 के लिए, नहीं तो 20.50 पे भी राउंड ऑफ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। स्टॉप लॉस बनेगा 10 रुपये का। तो अधिकतम जो मुनाफा है कैलकुलेशन ऑफ 1 लॉट वो 6600 रुपये की है और लॉस होगा 3000 रुपये तक का। जैसे आज आपको चंदन तापड़े भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आज बढ़िया पुल बैक टाटा मोटर्स में दिख रहा है। बड़ा शेयर है, वेटेज वाला शेयर है, ऑटो का लीडर साबित हो रहा है और मेरे को लग रहा है थोड़ा और मोमेंटो इसके अंदर बनेगा। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर इन ग्रीन नाउ, अभी दोनों ही हरे निशान में हैं। उसके पास 22,500 वापस आ गया और इसके पास 48,000 वापस आ गया। तो दोनों ने अपने अपने लेवल्स को अचीव कर लिया। ठीक होली से पहले, होली अच्छे से मनाओ सब लोग, बढ़िया से शांति से बढ़िया से आप होली मनाइए। और उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे हमारे चंदन तापड़े, तो जा रहे होंगे। चंदन सर आप जा रहे हो कि यहीं हो, आप जाओगे अपने पैतृक गांव घर? बिल्कुल बीच में प्लान करेंगे, बट होली के बहुत इवेंट होते हैं और होली काफी एक रंगों का त्योहार है। मैं बताऊं हर दिन इवनिंग में कुछ ना कुछ होली के इवेंट अटेंड करने पड़ते हैं। आपके साथ खेलने आते हैं, आप इनवाइट करते हो।
अरे आई एम मोस्ट वेलकम। हालांकि मैं थोड़ा होली कम खेलता हूँ, बट ऐसी कुछ व्यवस्था ज़रूर बनाएंगे सर कि इस बार ना रंगों की होली और साथ ही शेयर बाज़ार वाली होली एक साथ ही खेलेंगे आपके साथ ही। पक्का सर, ये वादा रहा। आगे थोड़ा प्लान करते हैं इसके बारे में, आपने सही पॉइंट डाला है। ठीक है जी, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। इंडसइंड बैंक अब 3.5% ऊपर आ चुका है, देख के अच्छा लग रहा है, बट खतरा क्या पूरी तरह से टल गया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सचिन, एक बार जरा खतरा टल गया है इतना बता दो, लेंगे नहीं? गिरावट का खतरा टल गया इंडसइंड बैंक में? मुझे लगता है थोड़ा सा भी दूरी रहना चाहिए, बिकॉज खतरा अभी भी लगता है कि और कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है पॉसिबली कि और फर्दर डिक्लाइंस यहाँ पे देखने को मिले। सो स्टे अवे फ्रॉम द काउंटर एंड मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच ही कीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वेट एंड वॉच ही करो। हालांकि कल डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इसने बिल्कुल RSI डाइवर्जेंस का बॉटम बना दिया था, बट आज जो पुल बैक आ रहा है ये थोड़े खतरों के खिलाड़ी वाला पुल बैक है। मैं ये नहीं कह सकता कि पुल बैक ख़राब है, पुल बैक है तो बोलना ही पड़ेगा अच्छा पुल बैक है, और ये 5% लो से बना हुआ पुल बैक है। एथिकली तो 9% की रिकवरी है इंडसइंड बैंक में, ठीक है ना। और उस हिसाब से देखो, आपको बैंक निफ्टी ने भी अच्छा प्ले दिखाया, अब 48,200 तक भी आ गया है। चंदन सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है इंडेक्स में? देख के लग रहा है 48,000 और 22,500 का जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा। हफ्ता छोटा है बट अगले हफ्ते तक कैरी कर जाएंगे। अगर आप बताना चाहते हो कोई ऑप्शंस का ट्रेड तो। बिल्कुल, मैं बैंक निफ्टी का ऑप्शंस की बात करना चाहूंगा क्योंकि स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज्यादा है कंपैरेटिवली। मैं यहाँ पे 48,700 की कॉल पे नजर डालना चाहूंगा। याद रखें, बैंक निफ्टी में अब मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। 48,700 का कॉल अभी लगभग 380 रुपए के आसपास है, 380। और 4 दिनों की गिरावट के बाद इस ऑप्शन के प्रीमियम में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिली है। आज का जो मेजर सपोर्ट है वो लगभग 310 के आसपास है, तो हल्का सा डिप मिले उदाहरण के तौर पे 360 से 370 के बीच में, तो आप इसको 310 के स्टॉप लॉस से ले लीजिए। ऊपर में 480 से 500 के टारगेट रखें। याद रखें, बैंक निफ्टी नीचे के लेवल से थोड़ा रिकवर हो चुका है, अग्रेसिव पोजीशन नहीं बना है, बट बाई ऑन डिप के साथ आपको यहाँ पे 25, 30, 40 रुपए के 2-3 राउंड आपको मिल जाएंगे इस ब्रॉडर रेंज 300 से लेके 420, 440 के टारगेट के। ठीक है, ये कॉल की स्ट्राइक वगैरह हमने लिख दी है, स्टॉप लॉस भी लिख दिया, टारगेट भी आपके सामने लिख दिया है। आप चाहें तो इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। और चंदन सर ने लास्ट में एक राइडर भी बोला है कि थोड़ा 300 पॉइंट खींचा है बैंक निफ्टी, इसलिए वॉल्यूम भर भर के मत लेना, आराम से लेना। और अब इसमें वीकली का कोई चक्कर नहीं, सीधा ही मंथली कॉल मिलती हैं बैंक निफ्टी के अंदर, पूरा मंथ एंजॉय करना। और स्ट्राइक भी छोटी ही है, 360 रुपये का धन बिजनेस मिलेगा, एक्सरसाइज प्राइस मिलेगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है जी, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेशंस कर लेना। ठीक, निफ्टी बैंक तो अभी ठीक खड़ा, बट बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी ठीक खड़ा है। नरेश भाई, एक बार जरा अडानी एंटरप्राइजेस चेक करोगे आप? अडानी एंटरप्राइजेस, नरेश है हमारे साथ? ठीक है, लगता है नरेश से बात नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, नीलेश से बात करते हैं अगर नरेश नहीं होते। नीलेश भाई, आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे ना तो एक एवरेजेस का ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है अडानी एंटरप्राइजेस। ये हो जाएगा 2300 पे कंफर्मेशन, तो चांसेस कितने हैं कि 2300 आ जाएगा आज ही आज में और हो जाएगा ब्रेकआउट, या फेल हो जाएगा ब्रेकआउट? देखिए, बिल्कुल डिप्पी जी ब्रेकआउट की कगार पर है, और ब्रेकआउट आज के आज दिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे हमें संभावना काफी ज्यादा है कि स्टॉक 2300 के लेवल ब्रेक करेगा और 2380 2400 के जोन में जाता हुआ नजर आएगा। बट फिलहाल के लिए इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई ट्रेड निकल के नहीं आ रहा है। इसके इसी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट, वहां पर बेहतर स्ट्रक्चर प्लेस नजर आ रहा है। अडानी पोर्ट पे नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें तेजी कैरी फॉरवर्ड होती नजर आ रही है 1170 से लेके 1185 तक की। 1138 के स्टॉप लॉस से अडानी पोर्ट पे नजर रख के चल सकते हैं।